हे चैम्प्स, वेलकम बैक टू द थर्ड वीडियो ऑफ डिकोड एमआर सीरीज। जिन्हें नहीं पता है कि ये सीरीज क्या है तो उन्हें मैं बता दूं कि इस सीरीज में हम लोग एमआर के नोट्स को लेके एक फास्ट वे में रिवीजन करते हुए निकल रहे होंगे ताकि हम लोग हर एक चैप्टर को 1 से 1.5 घंटे में खत्म कर पाए। इसमें हम लोग सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करते हुए चलेंगे ताकि जो आपके नोट्स हैं वो एक शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट हो जाए, जो कि बहुत लोगों को दिक्कत होती है कि शॉर्ट नोट्स में क्या रखें क्या नहीं रखें। तो मैं आपको यहाँ बताऊंगा अपने एक्सपीरियंस के थ्रू सारे पीवाईक्यूज में क्या कंसेप्ट यूज होता है उसके बेसिस पे कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यहाँ पूछा गया है, या फिर इस कंसेप्ट को इस तरीके से अप्लाई करते हैं। हम लोग एप्लीकेशन भी सीखेंगे, बहुतों को एप्लीकेशन नहीं आता है कि कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं। ठीक है, हम लोग ये देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्या इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, क्या क्या इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस है उस कंसेप्ट। ठीक है, हम लोग ये भी देखेंगे इंपॉर्टेंट क्या है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इंपॉर्टेंट क्या नहीं, मतलब क्या चीज अगर हम स्किप भी करते हैं तो हमें ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, फिर हम लोग ये भी देखेंगे कि कैसे आपको फॉर्मुलाज याद रखने हैं। सारे फॉर्मुलाज आपको फिजिक्स में याद ही रखने होते हैं, बहुत चीजें समझ के हो जाती है और एक बेसिक फॉर्मुला याद रखना होता है, बाकी सारे से डिराइव हो जाते हैं। तो ये सब भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और ऐसा करते करते हम लोग सारे चैप्टर को 1-1.5 घंटे के अंदर रिवाइज कर रहे होंगे। तो बिना कोई देरी के वीडियो में आगे चलते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया था पिछले क्लास में, आज हमें यूनिट वेक्टर करना है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है कि यूनिट वेक्टर क्या है। तो आपको दिख रहा है कि यूनिट वेक्टर जो है एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। ये आपको डायरेक्टली स्टेटमेंट में देखने को मिल सकता है। दूसरी चीज इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। ठीक है, इसका काम क्या है, तो आप बोलोगे यूनिट वेक्टर का एक ही काम है कि वो डायरेक्शन बताए। मतलब किसी भी मैग्नीट्यूड में अगर मैं यूनिट वेक्टर लगाता हूँ तो वो वेक्टर बन जाता है। इसका एप्लीकेशन भी हम लोग आगे देखेंगे। तो यही चीज होगी कि यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 होती है और ये इसका काम है डायरेक्शन देना, इट गिव्स डायरेक्शन। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो यूनिट वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक कैप से। कैप लगाते हैं, जैसे आई कैप हो गया, जे कैप हो गया, ये सब क्या है आपके यूनिट वेक्टर्स है। ठीक है, तो ए कैप से हम लोगों ने क्या किया, यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट किया। इसका मतलब क्या होता है। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि एक वेक्टर में क्या होता है, तो आप बोलोगे एक वेक्टर में दो चीज होती है, उसकी मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन। अगर मैं उसी वेक्टर को उसके ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देता हूं तो उसमें क्या बचेगा, सिर्फ डायरेक्शन बचेगा। और हमने अभी पढ़ा कि यूनिट वेक्टर में सिर्फ डायरेक्शन होता है, मतलब कि यूनिट वेक्टर और कुछ नहीं है बल्कि वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने के बाद जो बचता है वही यूनिट वेक्टर है। तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। जैसे अगर मैं ए कैप की बात करता हूँ तो अगर मैं ए वेक्टर के ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं तो जो बचा वही क्या है, आपका यूनिट वेक्टर है। ये चीज समझ में आ गई। इसका एप्लीकेशन आप यहाँ देखते हो जब भी आप किसी भी स्केलर फॉर्म को आप वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हो। जैसे कि आपने देखा होगा कि कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, तो आप बोलोगे k q1 q2 बाय r²। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि इसको वेक्टर फॉर्म में लिखो तो आप क्या लिखते हो, k q1 q2 r वेक्टर बाय r³। अब ये r³ कहाँ से आ जाता है और r वेक्टर कहाँ से आ जाता है, ये चीज इसी यूनिट वेक्टर के एप्लीकेशन से आता है। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि मुझे k q1 q2 बाय r² का वेक्टर फॉर्म लिख के दो, तो आप क्या करते हो, आपको कुछ नहीं करना है। आपको पता है ये मैग्नीट्यूड तो है ही मेरे पास, मुझे इसमें सिर्फ एक डायरेक्शन लगाना है। डायरेक्शन कैसे लगाऊंगा, यूनिट वेक्टर से, क्योंकि यूनिट वेक्टर का एक ही काम है डायरेक्शन लगाना। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे r कैप लिख दोगे। अब आपको पता है r कैप जो है वो कुछ और नहीं है बल्कि r वेक्टर बाय r का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो मतलब इसको आपने जब खोला तो आपको कुछ ऐसा कुछ मिला। अब आपको पता है ये भी मैग्नीट्यूड था, ये भी मैग्नीट्यूड है, तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, k q1 q2 बाय r³ और यहाँ क्या बचेगा, r वेक्टर। तो इस तरीके से आपको कन्वर्जन करना होता है जब आप वेक्टर फॉर्म लिखते हो। समझ में आ गया होगा ये चीज, अब आपको दिक्कत नहीं होगी। अब आते हैं हम लोग आगे चलते हैं, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स की बात करते हैं। अब ऑर्थोगोनल से आपको पहले मतलब पता होना चाहिए कि ऑर्थोगोनल का मतलब क्या है। तो ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, कि जितने भी आई कैप, जे कैप, के कैप होते हैं ये आपस में क्या होता है, परपेंडिकुलर होते हैं। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का मतलब यही हुआ। अब चलो देखते हैं हम लोग कि कैसे आपको यूनिट वेक्टर्स का यूज करना होता है अपने क्वेश्चंस में। आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जहां पे बोला होगा कि एक फोर्स है जो कि एक्स डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिया है कि मान लो आपको बोला है कि फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्टिंग इन एक्स डायरेक्शन। इसको आप कैसे लिखोगे वेक्टर, इसको आप ऐसे लिखोगे, किसी भी वेक्टर का दो चीज होता है, एक मैग्नीट्यूड एक डायरेक्शन। पहले आप लिखोगे मैग्नीट्यूड। तो अगर जो फोर्स है वो 5 न्यूटन का है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 5 न्यूटन हो गया। तो आपने लिख दिया 5, तो मैग्नीट्यूड हो गया 5। इसका डायरेक्शन भी लिखना होगा आपको, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखोगे। आपको यहाँ दिख रहा है इसने बोला है एक्स डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है फोर्स। एक्स डायरेक्शन के लिए हम लोग यूनिट वेक्टर यूज करते हैं वो होता है आई कैप। अब क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं बोला है तो हम लोग मानते हैं पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, इसलिए हम लोग प्लस आई कैप यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, ये प्लस आई कैप प्लस में नहीं है, ये कह रहा है कि प्लस 5 आई कैप आपका हो गया, मतलब तो नहीं दिखाते, सीधे लिख देंगे हम लोग कि 5 आई कैप हो गया। ठीक है, अगर यही चीज बोली होती है कि फोर्स जो 5 न्यूटन का है वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है तो आप लिखते हैं इसको -5 आई कैप। 5 और ये जो माइनस है वो माइनस आई बता रहा है, ये नहीं बता रहा है कि 5 नेगेटिव में। ठीक है, ये समझ जाना, 5 तो मैग्नीट्यूड है फोर्स का और माइनस आई कैप बता रहा है कि जो है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में आपका जो है फोर्स एक्ट है। ठीक है, अच्छा वही चीज यहाँ पे बताई हुई है, मैंने समझा दिया आपको। ये तो जैसे मैंने सिंपल बोला कि जो फोर्स है वो एक्स डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। मान लो आपको जैसे यहाँ दिया हुआ है थर्ड वाले में ऐसा कुछ बोला हुआ है कि एक वेक्टर डी है जिसका मैग्नीट्यूड 3 यूनिट्स का जो है वो एक्स डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है और उसी वेक्टर का जो 4 यूनिट वाला मैग्नीट्यूड है वो y डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। इसको कैसे लिखोगे, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये जो d वेक्टर इसके दो कंपोनेंट्स हैं। एक कंपोनेंट इसका x डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, दूसरा कंपोनेंट उसका y डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो आपको इसको लिखने के लिए ऐसे लिखना पड़ता है कि अच्छा 3 यूनिट का जो मैग्नीट्यूड है x डायरेक्शन में है, तो पहले आपने मैग्नीट्यूड लिखा, उसका डायरेक्शन क्या है x है, मतलब कि प्लस x है। प्लस x के लिए पॉजिटिव y लिखते हैं, मतलब सिर्फ i लिख दोगे, फिर लगाते हो आप प्लस।
हमेशा प्लस का साइन लगाना है, उसके बाद दूसरा लिखना है। दूसरा बोला है कि 4 मैग्नीट्यूड वाला जो वेक्टर है वो प्लस वाई के तरफ एक्ट कर, प्लस वाई मतलब कि प्लस जे कैप हो गया, तो ये हो गया 4। अगर मान लो यहाँ पे और बोला होता कि एक और कॉम्पोनेंट है 3 का, वो नेगेटिव एक्स में एक्ट कर, ठीक है, माइनस एक्स डायरेक्शन में एक्ट कर, तो इसको कैसे लिखते हैं, तो आप यहाँ पे फिर से प्लस का साइन लगाते और लिखते 3 माइनस आई कैप, ठीक है, फिर ये प्लस ये जो माइनस आगे आके प्लस माइनस हो जाता, तो ये हो जाता 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 3 आई कैप। तो ये चीज थी जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। किसी भी वेक्टर को आप इसी तरीके से रिप्रेजेंट करोगे जब उसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे। अब यहाँ पे सर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाई है जो कि आप आगे यूज करोगे, वो ये है कि किसी भी रिजल्टेंट या किसी भी एक वेक्टर मान लो आपको दिया हुआ है कि 5 न्यूटन 30 डिग्री पे एक्ट कर, तो उसको किस तरीके से आप आई कैप और जे कैप के फॉर्म में लिखोगे, जो कि आपको लिखना पड़ता है काफी सारे क्वेश्चन। तो मैं आपको इसको एक न्यूमेरिकल वैल्यू लेके समझाता हूँ कि कैसे आपको किसी भी फोर्स को या फिर किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को कंपोनेंट्स में तोड़ के लिखना है, ठीक है। जैसे मान लो आपको बोला गया है कि एक फोर्स है 5 न्यूटन का जो कि 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट पे एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट का क्या मतलब हुआ, ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया आपका ईस्ट, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट ये हो गया, मतलब यहाँ से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितना फोर्स है, 5 न्यूटन का फोर्स। अब मैं चाहता हूँ कि आप इसको मुझे वेक्टर फॉर्म में लिख के, तो इसको कैसे लिखोगे आप, तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले आपको इसको कंपोनेंट्स में बांटना पड़ेगा। कंपोनेंट्स में बांटना मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में सिखाया था, इसलिए मैं कहता हूँ सारे लेक्चर देखते हुए आओ, क्योंकि मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ डिस्कस की है जो कि आप आगे जाके अप्लाई करोगे। ये 3 वीडियो इसलिए लंबी हुई है काफी, ठीक है। तो बिना देरी के हम लोग आगे चलते हैं। तो 5 न्यूटन को आप कंपोनेंट बांटोगे तो 2 कंपोनेंट होगा, एक एक्स की तरफ आएगा, एक वाई की तरफ आएगा। तो 5 का जो एक्स की तरफ कंपोनेंट आएगा वो क्या होगा, 5 cos 30, तो 5 cos 30 लिखोगे इधर, और इधर y की तरफ जो आएगा वो होगा 5 sin 30। ये मैंने पहले पिछले वीडियो में सिखाया, तो मैं अब यहाँ पे इसको नहीं बोलूँ, ठीक है। 5 sin 30 यहाँ पे आ गया। 5 cos 30 को जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 5 √3/2, और यहाँ पे हो जाएगा 5 × 1/2, sin 30 तो 1/2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 5/2, यहाँ पे हो गया 5 √3/2। तो ये दोनों आपने तोड़ लिए कंपोनेंट्स में। तो 5, अब जब मैंने बोला था कि जब भी आप कंपोनेंट में तोड़ लेते हो तो फिर रिजल्टेंट वाला चीज हट जाता है। तो अब आपको इमेजिन करना है कि ये चीज यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अब आपके सिर्फ कंपोनेंट्स बचे हैं ये और ये वाले। अब आपको इसको लिखना है वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं मैं सिखा देता हूँ आपको। सिंपल है, कुछ नहीं है। आपको अब लिखना है कि अब आपको मैग्नीट्यूड लेना है और वो मैग्नीट्यूड किस तरफ एक्ट कर रहा है बस ये देखना है। तो पहला मैग्नीट्यूड है आपका 5 √3/2। वो किधर एक्ट कर रहा है, वो एक्ट कर रहा है आपके एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स मतलब कि आई कैप। फिर लगाओगे आप प्लस का साइन लगा के आप देखोगे कि दूसरा मैग्नीट्यूड क्या है, तो दूसरा मैग्नीट्यूड है 5/2, तो 5/2, और वो किधर एक्ट कर रहा है, तो ये प्लस वाई की तरफ एक्ट कर रहा है, मतलब कि जे कैप हो गया, तो जे कैप। तो इस तरीके से आपने इस फोर्स को रिप्रेजेंट किया। तो ये जो फोर्स था, इस फोर्स वेक्टर को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते। तो किसी भी फोर्स वेक्टर को आपको ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है कंपोनेंट में तोड़ने के बाद। तो इसी को अगर मैं आपको ऐसे वेरिएबल के फॉर्म में लिख के बताऊं जनरल चीज, तो अगर मैं लिखता हूं कोई भी ए वेक्टर दिया गया है और यहाँ पे एंगल मान लो थीटा है, तो आपको पता होगा कि हम किसी भी वेक्टर का 2 कंपोनेंट या 3 कंपोनेंट होगा। अगर मान लो 3D में है तो 3 कंपोनेंट होगा, हमारे सिलेबस में 2D तक ही चीजें चल रही है। तो अगर मान लो 2 कंपोनेंट है तो आप इसको क्या लिखोगे कि ए वेक्टर का कंपोनेंट होगा एक x वाला, तो ए एक्स प्लस ए वाई वेक्टर, ठीक है। अगर 2 कंपोनेंट है तो ए एक्स वाला जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, ए cos थीटा, इसी को लिख दिया आपने ए cos थीटा। ये तो आपने लिखा मैग्नीट्यूड, आपको डायरेक्शन तो लेना है, तो ये x डायरेक्शन में, इसलिए आपने क्या लगा दिया यहाँ पे आई कैप। फिर आपने देखा दूसरा जो कंपोनेंट इसका टूटेगा वो y के डायरेक्शन में टूटेगा, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए sin थीटा। ये तो मैग्नीट्यूड है, इसका डायरेक्शन भी होगा, तो डायरेक्शन क्या है, तो जे कैप है। ये इस तरीके से आपको किसी भी जनरल वेक्टर को मतलब फ्रेम करना है। वेक्टर को इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हो। अगर आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया हुआ है रिजल्टेंट का और एंगल दिया हुआ है कितना एंगल बना रहा है, तो आप इस तरीके से आप उसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो। तो यही चीज यहाँ पे समझाई हुई है जो मैंने आपको भी बताया, यहाँ पे यही चीज बताई है, यही चीज यहाँ पे बताई है। अब एक चीज हो गया मैग्नीट्यूड वाला। तो मैग्नीट्यूड तो सेम चीज है, वो मैं आपको आगे क्वेश्चन से समझा दूंगा, यहाँ पे इसमें दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। चलो आगे चलते हैं। अब एक इंटीग्रेशन वाली चीज देखते हैं, उससे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं ये क्या लिखा हुआ, ठीक है। ये समझना इंपॉर्टेंट है आपको कि ये क्या दिया हुआ है। अब आपको मान लो मैंने दिया हुआ है सीधे सीधे एक इक्वेशन कि एक वेक्टर ए है, उसका मैंने मान लो वैल्यू दिया हुआ है आपको कि 3 आई कैप है प्लस 4 जे कैप और 5 के कैप। मान लो 3D में है ये, मैंने आपको वेक्टर रिप्रेजेंट करके दे दिया कि ये एक वेक्टर है। मैं बोल रहा हूँ कि मुझे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ। तो क्या करना होता है, आपको सिंपल याद रखना है कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको सबका जितने भी मैग्नीट्यूड है सबका स्क्वायर करना है, ऐड करना है और अंडर रूट कर देना है। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर अंडर रूट में, ये आपका आंसर आ जाएगा। जो भी सॉल्व होकर आएगा आंसर है। मान लो आपका वेक्टर था 3 आई के प्लस 4 जे के, आपका जो वेक्टर दिया गया बस ये दिया गया, तो आपको क्या करना था, कुछ नहीं, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट में आपका मैग्नीट्यूड निकलता है। मैग्नीट्यूड निकालना सीख लो। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, जो आपका वेक्टर दिया हुआ है उसके हर एक मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट करेंगे, ठीक है। यही चीज यहाँ पे सिखाई हुई है। समझ आ गया आपको। अब बच्चा आपका इंटीग्रेशन और वेक्टर वाला पार्ट, इसका एप्लीकेशन मुझे यहाँ दिखा नहीं आगे, इसलिए मैं समझा नहीं रहा हूँ ये चीज। तब समझेंगे जब हम लोग इसका क्वेश्चन मिलेगा हमें। यहाँ पे क्वेश्चन था नहीं तो मैंने लिख दिया था भले यहाँ पे, लेकिन समझाऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए क्वेश्चन आने दो। फिर आते हैं हम लोग यहाँ पे वही मैग्नीट्यूड वाली चीज जो मैंने आपको सिखाई वही दिया हुआ है। मान लो वेक्टर 3 आई के प्लस 4 जे के, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का 5 आ जाएगा। एंगल निकालना सिखा देता हूँ आपको। एंगल कैसे निकालते हैं, मान लो आपका जो वेक्टर है वो 2D है, तो मान लो दिया हुआ वेक्टर की जो वेक्टर है वो आपका है 3 आई कैप
प्लस 4j, ठीक है। अब बोल रहा है इसका जो रिजल्टेंट होगा एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाता है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। जैसे आपने देखा बहुत जगह बोला होता है कि मैग्नीट्यूड इतना है और इतना एंगल बना, तो कैसे निकालते हैं, उसको ऐसे निकालना है, इसका डायग्राम बनाओ। आपको डायग्राम में दिखेगा कि 3i कैप मतलब 3 मैग्नीट्यूड का वेक्टर इधर होगा और 4 मैग्नीट्यूड का वेक्टर जो रिजल्टेंट आएगा हमेशा इसके बीच आता है। तो मान लेते हैं रिजल्टेंट इधर कहीं आया होगा, पूछते हैं कि रिजल्टेंट का एंगल बता दो मुझे, यही क्वेश्चन पूछते हैं ना। कैसे निकालेंगे, तो सिंपल tan थीटा निकालो। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर आपको दिख रहा है ये वाला होगा, तो 4 के इक्वल है, तो 4 बाय बेस क्या है आपका यहाँ पे ये 4/3। इसको आप वैसे लिख देते हो थीटा इज इक्वल टू tan, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स 4/3। इस तरीके से आपको ऑप्शन में दिखता है, तो ये समझ जाओ। फिर चलते हैं हम लोग आगे, ये मैंने समझा दिया आपको। सिमिलरली ये करना है। अब देखो नेगेटिव से कंफ्यूज मत होना, जब भी आप मैग्नीट्यूड निकालोगे तो -2 का स्क्वायर जब करोगे तो वो भी 4 हो जाएगा, फिर यहाँ का -2 का स्क्वायर करोगे तो वो भी 4 हो जाएगा। हमेशा बीच में प्लस ही लगता है, ये कंफ्यूज मत होना कि यहाँ तो माइनस है तो यहाँ माइनस लगाना होगा, नहीं, हमेशा प्लस लगता है, ये ध्यान देना, ठीक है। फिर जो इसका एंगल, इसका जो वेक्टर निकालने जाओगे तो इसका ध्यान देना, -2i कैप है तो इधर नहीं बनाओगे, इस बार जो बनाओगे वो इधर बनाओगे, कितना -2। वैसे ही -2j कैप है तो ऊपर ना बना के आप बनाओगे नीचे -2j कैप, क्योंकि इससे फर्क पड़ता है। अगर आप इधर बनाते हो तो आंसर आपका कुछ नॉर्थ ईस्ट में आता, अब जो आंसर आएगा वो आपका बनेगा साउथ वेस्ट, तो ये ध्यान रखना। उसका तो एंगल तो निकाल दोगे, यहाँ थीटा ये होगा तो आपका P और B ये हो जाएगा, अगर थीटा ये निकालते हो तो आपका P और B ये हो जाएगा, ठीक है, सिंपल चीज। फिर वही चीज यहाँ पे कर लेना है आपको। अब यहाँ पे बोला यूनिट वेक्टर निकाल के दो मुझे इन वेक्टर्स का। एक तो मैंने आपको क्वेश्चन दिखा दिया मैग्नीट्यूड निकालने का और एंगल निकालने का। दूसरा क्वेश्चन देते हैं कि ये वेक्टर है, इसका मुझे यूनिट वेक्टर बता दो। मैंने आपको क्या समझाया था कि जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम लोग लिखते हैं a कैप इज इक्वल टू a वेक्टर बाय a, उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। मैग्नीट्यूड मैंने निकालना आपको सिखा दिया, इसी को अप्लाई करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे मान लो कोई क्वेश्चन दिया है ये 3i कैप, इसी को ले लेते हैं। क्वेश्चन है आपका 3i कैप माइनस 4j कैप का मुझे यूनिट वेक्टर बता दो। तो इस वेक्टर को आपको कहाँ रखना है, ये वेक्टर है आपका, तो सीधे ऊपर रखना है आपको, और इसी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसको आपको यहाँ रखना है। तो मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं पहले। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट में, तो सॉल्व करोगे तो आपका 5 आ जाएगा सॉल्व, ठीक है। और वेक्टर जो ऊपर रखोगे तो आपका जो यूनिट वेक्टर हो गया वो ये हो गया, ए वेक्टर आपने ऊपर रख दिया तो 3i कैप माइनस 4j कैप डिवाइड बाय उसी का मैग्नीट्यूड, ये हो गया आपका यूनिट वेक्टर। तो इस तरीके से आपको यूनिट वेक्टर निकालना है जब भी आपको वेक्टर दिया हो। सिमिलरली यहाँ भी अप्लाई करोगे, ठीक है। माइनस का मैंने कंफ्यूजन बता दिया था कि आपको माइनस से डरना नहीं है, सीधे प्लस लगाना है, उसका स्क्वायर करना। आगे चलते हैं, वही चीज़ मैंने यहाँ लिखी हुई है, यही चीज़ यहाँ पे किया हुआ है, देख लो, ठीक है। उसके बाद फिर वो जो आपका आया था उसको अलग अलग निकाल दो, एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा आपका 3i कैप बाई 5 माइनस 4j कैप, क्योंकि ये तो आपका एलसीएम लेने के बाद आया है ना, ठीक है, समझ रहे हो ना। फिर आगे चलते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब ये देखो, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको थोड़ा कंसेप्ट क्लियर होगा। बोला है फाइंड द वेलोसिटी वेक्टर, तो वेलोसिटी वेक्टर निकालना है। वेक्टर जब आए दिमाग में ये आना चाहिए कि मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा, ऑफ ए पार्टिकल मूविंग विद 10 मीटर पर, उसका जो स्पीड है वो दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड। ये कंफ्यूज होना है कि वेलोसिटी तो दे दिया है, नहीं दिया है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब कि स्पीड दिया है आपको, उसका डायरेक्शन बोल दिया है कि जो डायरेक्शन में जा रहा है वो ये डायरेक्शन है, मतलब पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन दे दिया। अब कंफ्यूज आपको ये हो सकता है कि पोजीशन दिया है, तो ये समझो अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये उस डायरेक्शन में चल रहा है तो वेलोसिटी भी तो उसी डायरेक्शन में होगी, तो मतलब कि ये जो आर वेक्टर है एक्चुअली में उसका डायरेक्शन ही है, रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको डायरेक्शन निकालना पड़ेगा, ये डायरेक्शन बता नहीं रहा है, तो वेक्टर है पोजीशन वेक्टर। इस पोजीशन वेक्टर से आपको डायरेक्शन निकालना होगा, पोजीशन किसी भी वेक्टर से डायरेक्शन निकालना, यूनिट वेक्टर निकालना, वही चीज़ हमें करनी है। यहाँ पे कैसे लिखूंगा मैं इसको, मुझसे इन्होंने क्या मांगा है, मुझसे इन्होंने मांगा है वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर का 2 कंपोनेंट होगा, एक तो वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो कि दे दिया है इन्होंने 10 मीटर पर सेकंड, दूसरा उस वेक्टर का डायरेक्शन, मतलब कि कोई भी चीज बनती है उसके मैग्नीट्यूड और उसके यूनिट वेक्टर से। तो आपको 2 चीज चाहिए, एक मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड तो यहाँ पे दिया हुआ था कितना, 10 मीटर पर सेकंड, तो मैंने 10 मीटर पर सेकंड यहाँ लिख दिया। वी कैप कहाँ से आएगा, वी कैप मैंने बताया कि जो पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन होगा वही आपका वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन होगा। तो अब बस आपको क्या करना है, उस आर वेक्टर से आर कैप निकालना है। अब मैंने सिखाया था आर कैप कैसे निकालना है, अभी आपने सीखा ऊपर। आर कैप निकालने के लिए कुछ नहीं करना होता, आपको आर वेक्टर रखना होता है, उसी के मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड करना होता है। तो जैसा आपने यहाँ पे किया था सेम वैसा ही करोगे। तो आपने ऊपर इसी वेक्टर को रख दिया, जैसे यहाँ पे सेंड रखा है, देखो ये वेक्टर ऊपर रह गया और इसका मैग्नीट्यूड निकाल के उसको सबसे डिवाइड कर दिया, ये आ गया आपका। तो ये आपका डायरेक्शन हो गया और मैग्नीट्यूड, ठीक है, समझ में आ गया ये चीज़। फिर चलते हैं हम लोग आगे अगले क्वेश्चन में। ये मैंने बताया था 3D के लिए कैसे लिखते हैं, एक कंपोनेंट एक्स्ट्रा आ जाएगा ए जेड के कैप, तो वही चीज़ यहाँ पे बताई हुई है। अब देखते हैं कैसे हम लोग यूनिट वेक्टर्स का एडिशन करते हैं या फिर वेक्टर्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये सब चीज़ देखते हैं। अब मान लो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए वेक्टर है 2i कैप प्लस जे कैप के लिखते जाते, ए वेक्टर है आपका 2i कैप प्लस जे कैप, दूसरा है बी वेक्टर है 3j कैप माइनस के कैप, बी वेक्टर है आपका 3j कैप माइनस 3j कैप, जो सी वेक्टर है वो है 6i कैप माइनस 2k कैप, सी वेक्टर है i कैप माइनस 2k। निकालने क्या बोला है, निकालने बोला है आपको a माइनस 2b प्लस 3c। उनको चाहिए क्या, उनको चाहिए a वेक्टर माइनस 2b प्लस 3, मतलब इनको यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करवाना है आपको वेक्टर्स का और फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन ये भी कर। a वेक्टर पहले यहाँ रखना है, तो a वेक्टर को रख लेंगे यहाँ पे एज इट इज। तो a वेक्टर हो गया आपका 2i कैप j कैप, माइनस में 2 है तो 2 रखो। क्या बोला है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है आपको b वेक्टर को, b वेक्टर कितना था, इतना था, यहाँ पे ब्रैकेट डालो वो लिख दो 3j कैप
प्लस 3 से मल्टीप्लाई करना है सी वेक्टर को जे कैप -2, ठीक है। अच्छा, अब पहले क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ऑब्वियसली बॉड मास रूल तो सब है, तो ये तो वैसे ही रह जाएगा 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 जे कैप माइनस। अब देखना यहाँ पे वेक्टर खोल रहे हो आप, ये चीज़ ध्यान देना। आपको बहुत लोग यहाँ गलती करते हैं, जब ये ब्रैकेट खोलते हो तो वहाँ पे माइनस प्लस करना भूल जाते हो। यहाँ पे तो प्लस था तो प्लस माइनस माइनस ही रह गया, लेकिन यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया प्लस क्योंकि आपने ब्रैकेट हटा दिया। तो 2 × 1 2 और यहाँ पे क्या प्लस 3 18 10 प्लस है तो जे कैप ही रह जाएगा, प्लस माइनस माइनस रह जाएगा तो माइनस ही आएगा, और 3 2 6 ये हो गया। अब आपको क्या सीखना है कि हमेशा जब भी हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आई का आई के साथ एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा, जे का जे के साथ, के का के, और कुछ आपको देखना ही नहीं। तो आपको देखना है 2i है और कोई i है यहाँ पे तो नहीं, i नहीं है तो आपको सीधे 2i कैप। जे है तो जे, और देखो जे है -6 जे कैप। 1 जे से अगर 6 जे को माइनस करोगे तो आपका -5 जे कैप बचेगा, और जे है, और यहाँ पे जे 18 + 18 जे कैप भी है, तो इसको अभी रख दो बाद में अगले स्टेप में। प्लस 2 के कैप, तो 2 के कैप -6 के कैप करोगे तो आप क्या हो जाएगा -4 के कैप हो जाएगा। आपने क्या देखा कि हमने आई कैप को आई कैप से प्लस माइनस किया है, जे कैप को से किया है, के कैप को के कैप से किया है, ठीक है। अच्छा, फिर ये आपके ये लास्ट बच गया तो -5 + 18 हो गया आपका +13 के कैप, और यहाँ पे ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको करना है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको समझा देता हूँ मैं। क्या बोल रहा है कि डिटरमाइन दैट वेक्टर व्हिच व्हेन एडेड टू रिजल्टेंट ऑफ ये एंड ये। बोल रहे हैं कि दो वेक्टर है हमारे पास, ए वेक्टर और बी वेक्टर। क्वेश्चन कैसे पढ़ते हैं ये सीख लेना। मैंने पढ़ा कि डिटरमाइन द वेक्टर व्हिच व्हेन एडेड टू द रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। एक वेक्टर जिसको हम लोग ऐड करेंगे ए वेक्टर और बी वेक्टर रिजल्टेंट के साथ, तब हमें क्या मिलेगा, यूनिट वेक्टर मिलेगा अलोंग वाई डायरेक्शन। एक ये चीज समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बोल रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन तो आपको समझ आ गया होगा कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ये क्या देगा, मुझे रिजल्टेंट देगा। मैंने पहले आपको पिछली वीडियो में बताया था, रिजल्टेंट जहां बोले आपको क्या करना है, दोनों वेक्टर्स को ऐड कर देना है। तो वो जो रिजल्टेंट है उसमें जब हम लोग कोई दूसरा वेक्टर ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यूनिट वेक्टर एक मिलेगा जो कि वाई डायरेक्शन। पहले तो ये समझो कि यूनिट वेक्टर अलोंग वाई डायरेक्शन का क्या मतलब, ये अपने आप सब बता रहा है कि यूनिट वेक्टर अलोंग वाई डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड 1, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। मैंने हमेशा बोला है कि जब भी वेक्टर आएगा आपको समझना है उसमें दो चीज होगी, मैग्नीट्यूड और वेक्टर। यूनिट वेक्टर में मैग्नीट्यूड आपने लिख लिया पहले 1, दूसरा किस डायरेक्शन में है तो वाई डायरेक्शन में है, मतलब कि उसका जो डायरेक्शन होगा वो होगा जे कैप। तो वो कह रहे हैं कि जो फाइनल आपका आंसर आने वाला है ये आने वाला है। अब आपको इक्वेशन बनानी है। अब वो कह रहे हैं कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ए और बी का, उसमें जब हम लोग एक्स वेक्टर ऐड करेंगे तो हमें ये मिलेगा जो अभी हमने यहाँ लिखा है। तो रिजल्टेंट पहले निकालते हैं, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आपको करना होगा रिजल्टेंट निकालने के लिए। तो रिजल्टेंट निकालोगे जब, तो वही इनको ऐड करोगे तो आपका ऐड होकर मान लेते हैं ये आ गया। तो डायरेक्टली लिख देता हूँ, अभी मैंने सिखा दिया कैसे ऐड करना है, ठीक है। तो ये मान लो यही आ गया, मैंने यही लिख दिया। तो अब ये कह रहे हैं ये जो रिजल्टेंट आपका आया है इसमें कुछ हम लोग ऐसा वेक्टर अगर ऐड करते हैं तो हमारा आंसर जो है ये आ रहा है। तो मैंने मान लिया कि वो जो वेक्टर ऐड करें वो एक्स, क्योंकि मुझे वही निकालना है, और इज इक्वल टू हमें पता है क्या मिल रहा है, हमें ये मिल रहा है 1 जे कैप, मतलब मैं लिखूंगा सीधे सीधे जे कैप। तो मुझे एक्स वेक्टर निकालना था तो ये चीज पूरी की पूरी इधर आ जाएगी, माइनस में आ जाएगा। ये सब कैसे लिखोगे तो आपका बचा इधर जे वेक्टर जे कैप इक्वल के उधर आपका एक्स वेक्टर बचा, इधर पहले से जे कैप था, अब इधर से चीज लाते जाओ। यहाँ +5 आई कैप है तो इधर आके -5 आई कैप हो जाएगा। यहाँ माइनस जे कैप है तो यहाँ के जे कैप हो जाएगा। यहाँ +4 के कैप है तो यहाँ पे -4 के कैप। सॉल्व कर लेना, प्लस माइनस तो मैंने सिखा दिया। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। मेन चीज था कि ये समझना ये क्या बोल रहे हैं। मैं मान लो आपको बोलता हूँ यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स डायरेक्शन, तो आपको समझ जाना है कि मैं बोल रहा हूँ आई कैप। मैं बोलता यूनिट वेक्टर अलोंग -x डायरेक्शन, तो आपको समझ जाना है कि मैं बोल रहा हूँ -i कैप। चलते हैं हम लोग आगे अगले क्वेश्चन में। तो वैसे ही सॉल्व किया इसने। अब ये दो क्वेश्चन है, दोनों में मैं समझाता हूँ आपको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। मैं आपको सारे क्वेश्चन इसलिए करके बता रहा हूँ ताकि आप इंप्लीमेंटेशन समझ। टीचर पढ़ा देते हैं, वो बोल के निकल जाते हैं, उस समय आपको लगता है कि आप समझ के, लेकिन जब आप बाद में पढ़ने आते हो आपको समझ आता है कि नहीं आपको समझ नहीं आया है। इसलिए मैं आपको यहाँ पे हर एक क्वेश्चन करके बता रहा हूँ ताकि आप ये समझ पाओ कि कंसेप्ट उसको कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। तो मैं भी चाहता हूँ तो आपको बोल के निकल जाता है ये फॉर्मुला इसको याद कर लो और फिर आपका हाल वही रह जाता। मैं इस चीज में चाह रहा हूँ कि मेरा टाइम जाए लेकिन वो टाइम वर्थ इट हो, ठीक है। कोई अगर ये 1 घंटे की वीडियो देखता है तो उसको सारे क्वेश्चंस करने आ जाए इस टाइप के। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखो क्या बोला है। बोल रहे हैं कि वेक्टर ए इज ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर, तो मतलब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दे दिया। तो मैंने लिख दिया कि वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो 2 के किधर है 60 डिग्री अबव द एक्स एक्सिस, इसलिए मैंने इसको 60 डिग्री ऊपर बनाया है एक्स एक्सिस। बोल दिया इन्होंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में। वेक्टर बी सेम लेंथ 2 सेंटीमीटर लेकिन 60 डिग्री बिलो द एक्स एक्सिस, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये मैंने बना दिया। द सम ऑफ ए प्लस बी वेक्टर आपको बताना है, मतलब ए प्लस बी वेक्टर करके क्या मिल रहा है। तो ए प्लस बी वेक्टर करके हमें कुछ रिजल्टेंट मिलेगा, तो समझ में आ गई। दूसरी चीज जो रिजल्टेंट होगा वो भी एक वेक्टर होगा, और वेक्टर के पास दो चीज होती है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। अब मैं आपको एक ट्रिक सिखाता हूँ, ऐसे भी कर सकते हैं, इसको हम लोग अगले क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। एक ट्रिक क्या बताता हूँ कि जब भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो, ठीक है, उसके बीच का आपको एंगल पता हो। रिजल्टेंट आपको पता है, ये मैंने पहले समझाया था कि अगर दो वेक्टर इक्वल हैं, उनके बीच का आपको एंगल दिया हुआ है, तो उसका जो रिजल्टेंट होगा, क्योंकि दोनों वेक्टर्स इक्वल थे तो रिजल्टेंट उनके बीच में आएगा एक्जैक्टली। तो इनके बीच का एंगल था 120, तो जो रिजल्टेंट आएगा ऑब्वियसली यहाँ पे आएगा एक्जैक्ट, ठीक है। तो ये समझ आ गया। और आपको दिख रहा है कि रिजल्टेंट आया है वो किधर आया है, आपके एक्स डायरेक्शन में आया है, इसलिए उसका जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन आपको पता चल गया आई कैप होगा। तो बिना ये सब सॉल्व किया आपको मिल गया कि जो डायरेक्शन है आई कैप है। दूसरा चीज बचा मैग्नीट्यूड। मैंने बताया था कि दो वेक्टर आपको अगर दिए हुए हैं सेम मैग्नीट्यूड वाले, उनके बीच का आपको एंगल पता है, आपको a प्लस बी निकालना है। उसका जो फॉर्मूला है 2a cos θ/2 है।
क्या आया वो बताया था। अगर माइनस करते तो 2a sin थीटा बाई 2 होता, प्लस करें तो 2a cos थीटा बाई 2 होगा। तो कर लो, तो 2 इंटू a क्या हो गया यहाँ पे 2 हो गया, cos थीटा बाई 2, थीटा कितना है 120 है, थीटा बाई 2 कर दोगे तो 120 का 60 हो जाएगा, तो cos 60 होता है आपका 1/2, 2 से एक 2 कट जाएगा, यहाँ पे आप 2 बचे, 2 आई कैप आपका आंसर। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बाकी ये भी मैं सिखाऊंगा अगले क्वेश्चन, ठीक है। ये तो तब था जब आपके दोनों वेक्टर की मैग्नीट्यूड सेम हो, तब आप इस चीज को अप्लाई कर सकते थे, आपको सीधे मिल जाता है कि रिजल्टेंट उसके बीच में आएगा, ठीक है। लेकिन मान लो रिजल्टेंट इधर कहीं आता, तब उसको कैसे लिखते हैं, इसलिए आपको ये तरीका भी आना चाहिए जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे। यहाँ पे क्या बोला है आपको, यहाँ पे पहले तो इसमें हमने सिर्फ a प्लस बी निकाला, आपको यहाँ पे दोनों निकालना है, a प्लस बी भी a माइनस। इन्होंने बोला है कि जो a वेक्टर है वो 37 डिग्री बनाता है और b वेक्टर जो है वो 3 डिग्री बना। इसका मैं पहले डायग्राम बना लेता हूँ, इसका डायग्राम बना लेते हैं रफ में। क्या कह रहा है कि इफ a वेक्टर मेक्स एन एंगल 37 डिग्री विद पॉजिटिव x एक्सिस, a वेक्टर जो है पॉजिटिव x एक्सिस के साथ 37 डिग्री का एंगल बनाता है a वेक्टर। b वेक्टर मेक्स एन एंगल ऑफ 53 डिग्री विद नेगेटिव x, तो नेगेटिव x एक्सिस मतलब ये इसके साथ 53 डिग्री का एंगल बना रहा है, और a वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 है, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10 है। तो मैग्नीट्यूड भी लिख लेते हैं, a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू, तो मैग्नीट्यूड भी मिल गया, एंगल भी मिल गया। अब ये कह रहे हैं कि मुझे दो क्वेश्चन का आंसर दो, एक है a वेक्टर प्लस b वेक्टर, दूसरा है a वेक्टर माइनस, तो दोनों का आंसर हमें आता है। क्वेश्चन कैसे करना है ये सीख जाना है बस। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो आपको क्या करना है, आपको याद रखना है कि हमें कंपोनेंट में बांटना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको वेक्टर के फॉर्म में आंसर देना है, आपको तो यहाँ पे वेक्टर के फॉर्म में पता ही नहीं है। याद है हमने पहला क्वेश्चन किया था उसमें भी यही किया था। तो वेक्टर के फॉर्म में तोड़ोगे तो आपको पता है वेक्टर के फॉर्म में जैसे तोड़ेंगे हम लोग ये रिजल्टेंट हट जाएगा यहाँ से। तो पहले इसको तोड़ लेते हैं, फिर उसको मैं डायरेक्टली रिजल्टेंट तोड़ने के बाद बनाता हूँ। रिजल्टेंट कैसे तोड़ते हैं, हम लोग को एक एक्स कॉम्पोनेंट लिखना होगा, एक वाई कॉम्पोनेंट लिखना होगा। तो इसका एक्स कॉम्पोनेंट जो होगा वो होगा 5 cos 37, तो इधर हो गया आपका 5 cos 30, इधर हो जाएगा आपका 5, ये तो आपने इसका लिख लिया। सिमिलरली इसका लिखोगे आप, इसका क्या होगा कि 10 है यहाँ पे, तो 10 cos 50, और इधर क्या हो जाएगा आपका 10 sin 50। अब देखो, अब इसको मैं, ये तो मैंने लिख लिया डायरेक्ट, अब इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, इक्वेशन के फॉर्म में लिखता हूँ। तो मेरे को क्या दिख रहा है कि जो a वेक्टर है एक्चुअली में क्या है, a वेक्टर इज एक्चुअली 5 cos 37। अब मैं 37 मैंने याद किया नहीं, मैंने आपको बताया था ट्रायंगल से कैसे निकालना है, तो उस तरीके से आप ट्रायंगल से निकाल सकते हो। 3 4 5, यहाँ पे 37 आएगा, यहाँ पे 53 आएगा, इस तरीके से आप cos निकाल सकते हो। लेकिन मेरे को टाइम ज़्यादा लग जाएगा इसलिए मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। तो देखो 5 cos 37 आपका 4 आ जाएगा सॉल्व होके, तो ये हो गया आपका 4। किस डायरेक्शन में था, तो आई डायरेक्शन में था, तो आई कैप लिख दिया आपने, प्लस दूसरा कॉम्पोनेंट था इसका 5 sin 37, तो 5 sin 37 सॉल्व होकर आ रहा है आपका 3, मैंने लिख दिया 3। किस डायरेक्शन में था, तो आपके जे डायरेक्शन में था, तो जे कैप, ये हो गया आपका ए वेक्टर। सिमिलरली मैं बी वेक्टर लिखता हूँ, तो बी वेक्टर हो गया, पहला है इधर, मतलब एक्स कॉम्पोनेंट इसका इधर है, हमेशा एक्स पहले लिखते हैं, तो ये लिख दोगे आप 10 cos 53। 10 cos 53 कितना आ रहा है, 10 cos 53 आ रहा है आपका 6, 3 × 2 so 6, तो यहाँ पे 6। अब क्योंकि ये माइनस एक्स की तरफ है, इसलिए आप क्या लगाओगे यहाँ पे माइनस आई कैप, फिर प्लस लगाया आपने साइन, हमेशा प्लस लगाना है, बीच के बाद देखना है प्लस हुआ या माइनस हुआ। फिर 10 sin 53 है यहाँ, तो 10 sin 53 कितना आ रहा है सॉल्व होके, ये आ रहा है आपका 8, तो 8 आ रहा है, तो आपने लिख दिया यहाँ पे 8, और किधर है ऊपर की तरफ, तो जे कैप। तो आपको क्या मिल गया, ए वेक्टर भी मिल गया, बी वेक्टर भी मिल गया। अब आपको निकालना है ए प्लस बी वेक्टर, ये भी आपको आता है, ए माइनस बी वेक्टर ये भी आता है। बस ध्यान रखना जब माइनस लगाओगे तो यहाँ पे ब्रैकेट आएगा, तो पहले आप ध्यान रखना माइनस से माइनस में प्लस कर लो, फिर माइनस प्लस माइनस करना, ये कर लेना। बाकी आपको मैंने समझा दिया कि कैसे इस क्वेश्चन को अप्लाई करना है, ठीक है। बाकी एक और कंसेप्ट आपको अगर समझना है तो यहाँ से ये समझ सकते हो कि देखो, जब आपने कंपोनेंट तोड़ दिया तो आपकी ये दोनों चीज हट गई, आपका क्या बचा है कि आपको ये दिख रहा है कि ये दोनों वेक्टर्स आपस में ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इनमें से जो बड़ा होगा उस तरफ आपका रिजल्टेंट बच जाएगा। मान लेते हैं ये बड़ा था, तो इधर आपका रिजल्टेंट बचा, और इधर दोनों प्लस होके इनका जो भी सम आता वो ऊपर आ जाता, ठीक है। उसको आप डायरेक्टली लिख सकते थे। जैसे मैं अगर आपको सीधे बता दूं, जैसे आप यहाँ से सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आ रहा है, देखो सिंपल दिखाता हूँ। आंसर आ रहा है आपका a प्लस बी का आंसर आ रहा है -2 आई कैप प्लस 11 जे कैप। तो a प्लस बी वेक्टर का आपका आंसर आ रहा है -2 आई कैप प्लस 11 जे कैप। ये आप डायग्राम से भी निकाल सकते थे, कैसे निकालना है ये मैं समझा देता हूँ। देखो इधर 10 cos 53 कितना आया था, 10 cos 53 आपका आया था -6 आई कैप। माइनस तो बता रहा है कि इधर है 6 आपका मैग्नीट्यूड आया था, और इधर कितना आया था, इधर आया था आपका, तो नेट किधर बचेगा, तो इधर 6 है इधर 4 है, तो आपका नेट इधर बचेगा। तो मतलब जो x डायरेक्शन का जो आपका रिजल्ट आता है वो -2 आई कैप आता, प्लस इधर क्या देख रहे थे, इधर आपका 10 sin 53 कितना था, 10 sin 53 था आपका 8, और 5 sin 37 कितना था 3, तो 3, और दोनों ऊपर की तरफ ही हैं, तो 8 + 3 11, तो ऊपर की तरफ 11 मतलब 11 जे कैप से भी आप आंसर निकाल सकते हैं। तो आप या तो इक्वेशन आगे आंसर निकालो या फिर आप कंसेप्ट लगा लो, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। अब इसी कंसेप्ट पे एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आपका सारा ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करना है। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे कि एक बॉडी है जिसके ऊपर 3 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, और ये तीनों फोर्सेस एक्ट करने के कारण ये जो बॉडी है वो इक्विलिब्रियम है, मतलब कि नेट फोर्स इस पे क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। मतलब इधर कहीं भी रिजल्टेंट नहीं बचना चाहिए। इफ F1 = 10 न्यूटन, F1 बोल दिया है 10 न्यूटन का है, F2 आपका 6 न्यूटन का है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ F3, तो FC आपको निकालने बोल रहे हैं, और एंगल थीटा, यहाँ पे थीटा एंगल जो है इसको भी आपको निकालना है, ठीक है। तो FC आपको निकालना है और थीटा निकालना है, ठीक है। कैसे इसको अप्रोच करेंगे, आपको इन्होंने बता दिया है कि इक्विलिब्रियम है, मतलब रिजल्टेंट आपको 0 करना। अब इस क्वेश्चन को करने का 2 तरीका है। पहले तो आपको कंपोनेंट तोड़ना ही पड़ेगा इसमें, तो पहले कंपोनेंट तोड़ लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसमें डायग्राम बनाता हूँ अपने रफ में। यहाँ पे बोला है F1 कितना है, 10 न्यूटन का है, तो 10 न्यूटन का इधर फोर्स है F1,
और एंगल कितना है 37 डिग्री। दूसरा 6 न्यूटन का है और इधर एंगल नहीं दिया है, थीटा है, 2 जो है आपका न्यूटन एंगल यहाँ पे। तीसरा नीचे है F3। पहला क्वेश्चन है आपको F3 निकालना है, दूसरा क्वेश्चन आपको थीटा निकालना है। तो F3 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से क्वेश्चन का अप्रोच करते हैं, ठीक है। अब देखो पहले कंपोनेंट तोड़ना है तो कंपोनेंट तोड़ लेते हैं। तो F1 10 न्यूटन है, 10 का कंपोनेंट 2 निकलेगा, एक्स एक्सिस की तरफ, एक वाई एक्सिस की तरफ। एक्स के एक्सिस की तरफ क्या कंपोनेंट आएगा 10 cos 37। बिल्कुल गलत है। कैसे गलत है? क्योंकि एंगल देखोगे ना, एंगल किधर से बना रहा है, एंगल अगर इधर से बनाता तब हम लोग लिख सकते, लेकिन एंगल तो उधर बना रहा है, ये वाला एंगल है, तो कॉस वाला कंपोनेंट इस बार इधर आएगा। मैंने ये सिखाया था ना, जिधर एंगल है वो वाला कंपोनेंट कॉस होता है। 10 cos 37 ये हो गया, ठीक है। इधर हो गया आपका 10 sin 37, ठीक है। ये दो मैंने कंपोनेंट लिख दिया किसके 10 के, तो ये हट गया। अब मैं इसका कंपोनेंट लिखूं तो 6 का कंपोनेंट cos थीटा वाला इधर आ गया, cos थीटा, इधर हो गया आपका क्या sin थीटा। क्या मैं इसका कंपोनेंट तोड़ूंगा? नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि डायरेक्टली एक डायरेक्शन में दिया हुआ है, कहीं बीच में होता तो इसको मैं तोड़ता, ये वैसे का वैसा रहेगा। अब इन्होंने बोला था कि जो मेरा ये बॉडी है जिस पे फोर्स लग रहा है ये इक्विलिब्रियम पे है, मतलब कि सारे फोर्सेस का नेट जो है वो खत्म होना चाहिए। अब आपको क्या दिमाग लगाना है, अगर नेट फोर्स 0 करना है, मतलब कि ना ही एक्स की तरफ कोई फोर्स बचना चाहिए, ना ही वाई डायरेक्शन की तरफ कोई फोर्स। इसका मतलब कि ये 10 sin 37 sin थीटा इक्वल होगा, क्योंकि और तो कोई फोर्स है नहीं एक्स डायरेक्शन में, मतलब कि sin थीटा इज इक्वल टू 10 sin 37। क्या मैं इसको सॉल्व करके यहाँ से थीटा निकाल सकता हूँ? निकाल सकता। दूसरी चीज थी मुझे F3 निकालना था, तो F3 कैसे निकालेंगे? हम लोग को दिख रहा है एक्स एक्सिस में तो फोर्स 0 करना ही है, साथ ही साथ y में भी 0 करना है ताकि ओवरऑल इक्विलिब्रियम पे रहे। तो F3 किसके इक्वल हो जाएगा? ऊपर के जो दो फोर्सेस हमारे निकले थे इस कंपोनेंट के कारण, एक दूसरे इस कंपोनेंट के कारण, तो वो भी आपका F3 के इक्वल होना चाहिए। मतलब कि 6 cos थीटा प्लस 10 cos 37 शुड बी इक्वल टू F3। ये आप करके जब सॉल्व करोगे, अब थीटा आपको यहाँ से मिल चुका होगा इस वाले इक्वेशन से, तो आप यहाँ पे थीटा रखोगे, आप इसको पूरा सॉल्व करके F जो आएगा वही F3 के इक्वल होगा, तो आपको F3 भी मिल गया। इस तरीके से आपको ये आपका एक बेसिक मैंने सिखा दी, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होगा आपको आगे, ठीक है। सिमिलर ये कंसिडर क्वेश्चन है तो मैंने इसलिए यहाँ पे नहीं किया है। आगे चल तो पोजीशन वेक्टर, जैसा कि हम लोगों ने अभी तक बहुत बार बात किया कि अगर कोई वेक्टर दिया हुआ है उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, उसका डायरेक्शन क्या, सेम चीज़ लिखी हुई है। फिर चलते हैं हम लोग आगे, ये सब चीज़ काम का नहीं है। फिर आते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में। अब यहाँ पे एक चीज़ थी, मुझे लगा कि आप लोग को कंफ्यूजिंग दिख सकता है ये, मैं इसलिए इसको यहाँ समझा देता हूँ। मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में ये समझाया था कि ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है। मैंने आपको ये बताया था कि ट्राइंगल ऑफ एडिशन कुछ नहीं, बल्कि अगर मैं यहाँ लिखता हूँ ए वेक्टर, फिर मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पे बी वेक्टर, तो जिसका रिजल्टेंट होगा वो इधर ना होके इधर की तरफ होगा आर वेक्टर, ठीक है। और इसके लिए जो इक्वेशन मैं लिखता था वो ऐसे लिखता था कि ए वेक्टर क्योंकि इधर गए, फिर प्लस बी वेक्टर क्योंकि सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, और यहाँ पे ऑपोजिट होता था इसलिए माइनस आर वेक्टर इज इक्वल टू 0 लिखते थे, या फिर सीधे इक्वल टू आर वेक्टर लिख देते थे। सेम चीज़ यहाँ पे लिखना है, ये और कुछ चीज़ नहीं है। आपको बस ट्राइंगल वैसा नहीं दिख रहा है इसलिए आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है। आपको क्या देखना है कि बस हेड टू टेल कनेक्ट होता है जो चीज़, और सेम डायरेक्शन में ज़्यादा है उसके लिए हम लोग प्लस लगा देंगे, और फिर इक्वल टू जो ऑपोजिट है उसको लिख देंगे। तो आपको यहाँ दिख रहा है कि यहाँ तो टेल टू टेल कनेक्टेड है, तो ये तो नहीं हो पाएगा। यहाँ दिख रहा है ए वेक्टर और फिर इधर जा रहा है आपका टर्म, तो ये है वो पार्ट जो आपको लिखना है। तो आप लिखोगे ए वेक्टर प्लस आर वेक्टर इक्वल में, क्योंकि ऑपोजिट में आ गया तो इसलिए इक्वल टू बी वेक्टर, और फिर यहाँ से जब आप इसको ये असेंबल करते हो तो आपको दिखता है आर वेक्टर इज इक्वल टू बी माइनस, ठीक है। और इसी कंसेप्ट पे आप फिर ये चीज़ लिखे, तो और ये कोई नई चीज़ नहीं है, आपने इसी चीज़ का एप्लीकेशन यहाँ पे किया है। चलो आगे चलते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमेशा एक वेक्टर होता है जो कि इनिशियल पोजीशन को फाइनल पोजीशन पे ज्वाइन करता है, ये याद रखना। इसका एप्लीकेशन भी हम लोग देखेंगे। तो अगर आपका इनिशियल वेक्टर ये है r1, फाइनल वेक्टर ये है r2, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको इनिशियल वेक्टर को फाइनल वेक्टर पे ज्वाइन करे। तो ये तो हो गया डायरेक्शन की बात। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किधर से किधर होता है, तो आप बोलोगे इनिशियल से, मान लो अगर इनिशियल ये है तो इनिशियल से फाइनल की तरफ जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका डायरेक्शन। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ उसका मैग्नीट्यूड निकालो, तो आप क्या करोगे, फाइनल से इनिशियल माइनस करो। ये डिफरेंस है, डायरेक्शन उसका इनिशियल से फाइनल की तरफ होता है, लेकिन मैग्नीट्यूड निकालते समय माइनस हम लोग फाइनल से ही करते हैं, फाइनल से इनिशियल को माइनस। फिर उसी का एप्लीकेशन यहाँ पे है। ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है, इसलिए मैं एक बार आपको करके समझा देता हूँ। ये पार्टिकल मूव्स फ्रॉम -1,2 टू 2,3, ये क्या है, कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं आपको। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको यहाँ निकालना है। तो सबसे पहले तो आपको कोऑर्डिनेट्स को पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखने आना चाहिए। तो ये पहला पोजीशन वेक्टर है, तो ये आर इनिशियल आप लिखोगे। आपको पता है जो कॉमा के से पहले होता है वो आई कैप, मतलब एक्स डायरेक्शन का कॉम्पोनेंट होता है, तो आप लिखोगे -1 आई कैप प्लस दूसरा कॉम्पोनेंट y का होता है तो 2j कैप। अगर एक और कॉम्पोनेंट होता तो वो k का होता, तो वो भी लिखते हैं। अच्छा, ये हो गया r इनिशियल। दूसरा r फाइनल लिखते हैं, तो r फाइनल क्या होगा, 2i कैप प्लस 3j कैप। ये हो गया आपका फाइनल, ठीक है। अब आपको निकालना था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो मैंने बताया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर आपको निकालना है तो आपको फाइनल माइनस इनिशियल करना होगा। उसका डायरेक्शन लेकिन इनिशियल से फाइनल की तरफ होता है, बस ये कंफ्यूजन मत रखना, ठीक है। तो आपने जब माइनस करोगे तो आपका ये आ जाएगा 3i कैप प्लस j कैप। माइनस करना सिखा दिया मैंने। हाँ देखो, आपको दिख सकता है कि ये माइनस करने पर 2 से 1 3 कैसे हो गया। अब ये देखो क्या करोगे आप, r फाइनल माइनस r इनिशियल करोगे, तो फाइनल को पहले लिखोगे, तो फाइनल को पहले लिखोगे तो 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस r इनिशियल। जब भी माइनस लगाते हो हमेशा ब्रैकेट में रखा करो दूसरी चीज, तो फिर आप गलती कर दोगे। तो माइनस i कैप मतलब 1i कैप प्लस 2j कैप। अब ब्रैकेट हटाओगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। यही चीज़ आपको करनी थी। तो अब आप क्या देख रहे हो कि ये देखो 2i कैप प्लस i कैप मतलब कि 3i कैप
प्लस 3j कैप माइनस 2j कैप, मतलब कि प्लस j कैप। इस तरीके से आपका आंसर आता है। समझ में आ गया ये चीज़। ए पार्टिकल हुज स्पीड इज 50 मीटर पर सेकंड, स्पीड दिया हुआ है, मूव्स अलोंग पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, फाइंड इट्स वेलोसिटी वेक्टर। सेम क्वेश्चन जो मैंने वहाँ किया था, जहाँ पे आपको स्पीड दे दिया था 10 मीटर पर सेकंड का और बोला था पोजीशन वेक्टर ये है, और आपको बोला था कि मुझे वेलोसिटी वेक्टर बताओ। वहाँ पे क्या किया था उन्होंने, पहले से आपको पोजीशन वेक्टर दे दिया था, यहाँ पे आपको निकालना पड़ जाएगा जैसे आपने यहाँ निकाला, बस सेम चीज़ वो करनी। पूछा यहाँ पे, अब ये जो चीज़ है कि आपको डायरेक्टली स्टेटमेंट में देखने को मिल सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्या बोला है, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ, क्या जो है चॉइस ऑफ ओरिजिन के इंडिपेंडेंट होता है। तो आपको याद रखना है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है ओरिजिन के चॉइस पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है, आपको डायरेक्टली स्टेटमेंट के फॉर्म में मिल सकता है, इसको ध्यान देना है। समझा तो कैसे करना है, देखो ऐसे करना है। ओरिजिन आपका मान लेते हैं, इनिशियल ओरिजिन आपने ये लिया था, आपके दो वेक्टर थे R1 R2, तब भी जो डिस्प्लेसमेंट आया वो ये आया। अगर मैं आपको ओरिजिन यहाँ से लेने के लिए बोलता हूँ, तब भी आप R1 R2 बनाओगे, उस समय जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो सेम आएगा। तो इसलिए आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वो ओरिजिन पर डिपेंड। फिर ये क्वेश्चन मैं नहीं समझाऊंगा, आप समझ कर लेना, आपको दिख जाएगा, ठीक है, कि कैसे अप्लाई करना है। बस इसमें 3 वेक्टर, जैसा मैंने अभी जो पोजीशन वेक्टर निकाला था हमने, तो 2D में निकालना था, यहाँ ये 3D में। तो आपको बस कोऑर्डिनेट्स लिखना है, कोऑर्डिनेट्स को कैसे वेक्टर फॉर्म में लिखना है वो आना चाहिए, बस माइनस कर 2 पॉइंट्स चार्जेस। ये चीज़ मैं आपको यहाँ समझाता हूँ, चीज़ मेरे को यहाँ समझानी थी। अब मैं एक ये क्वेश्चन देखता हूँ, बहुतों को ये क्वेश्चन शायद समझ ना आए क्योंकि ये थोड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कंसेप्ट बेस में लगते हैं। क्या क्वेश्चन है, 2 पॉइंट्स चार्जेस Q1 और Q2, 2 चार्ज दिए गए हैं आपको, ठीक है। एक जो है 0,0,0 है, मतलब ओरिजिन पे है, दूसरा 1,2,2 है। दोनों के पोजीशंस दे दिए हैं, तो आप इसका पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हो और उसके बीच का डिस्टेंस, मतलब कितना दूरी है वो निकाल सकते हो। दे रिपेल ईच अदर, आपस में रिपेल करेंगे क्योंकि सेम चार्जेस है, ठीक है, विथ ए फोर्स ऑफ 3 न्यूटन। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड दे दिया है, ठीक है। हमेशा हमें वेक्टर में 2 चीज चाहिए होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड हमारे पास है। द फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q2 पे हमें फोर्स बताना है Q1 के कारण डायरेक्शन के साथ, और हमें x y z की वैल्यू निकालनी। अब आपको इसके लिए मैं डायग्राम बनाता हूँ। पहले 2 चार्जेस हैं Q2, एक है Q1 है 0,0,0 पे, यह है 1,2,2, ये समझ में आ गया। अब बोला है कि Q2 पे जो फोर्स लग रहा है Q1 के कारण वो हमें बताओ। तो देखो Q1 जो है Q2 पे किधर फोर्स लगा रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा। रिपेल कर रहा होगा मतलब अपने से दूर भेज रहा होगा उसको, मतलब कि Q2 पे जो फोर्स लग रहा होगा वो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। मैंने बताया था कि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन होता है वो हमेशा इनिशियल से फाइनल की तरफ होता है, लेकिन निकालते कैसे हैं, फाइनल माइनस इनिशियल करके। तो डायरेक्शन आपको पता चल रहा है कि इनिशियल से फाइनल की तरफ होगा, मतलब कि ये डायरेक्शन होगा आपका R वेक्टर, मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का। तो मतलब आपको क्या दिख रहा है कि जो फोर्स का डायरेक्शन है वो सिमिलर है R वेक्टर के, समझ रहे हो। अब हमें पता है कि फोर्स वेक्टर अगर हमें चाहिए तो हमें उसके लिए 2 चीज़ चाहिए होगी, एक फोर्स का मैग्नीट्यूड जो कि पहले से दिया हुआ है 3 न्यूटन, ठीक है, तो 3 न्यूटन यहाँ लिख दिया। दूसरा फोर्स का डायरेक्शन मतलब F कैप, और F कैप हमें दिख रहा है कि R कैप के इक्वल है। तो अगर मैं R कैप निकाल लेता हूँ तो F कैप मेरा हो जाएगा। R कैप निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, R वेक्टर बाय R का मैग्नीट्यूड। R वेक्टर कैसे निकालेंगे, फाइनल के लिए वेक्टर लिखेंगे I कैप J कैप K के फॉर्म में, इनिशियल से माइनस करेंगे, तो इनिशियल से माइनस करना ही नहीं, हम लोग को सीधे फाइनल लिखना है, बाय उसी का फिर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, डायरेक्शन मिल जाएगा, यहाँ रखेंगे। ये चीज़ मैं समझाना चाहता था आपको कि क्या कैसे कंसेप्ट लगाते हैं चार्जेस के। अगर यहाँ पे मान लो चार्जेस ऑपोजिट होते हैं, ये प्लस का होता है ये माइनस का होता है, तब ये इसको अट्रैक्ट करता, तो इस केस में जो डायरेक्शन आता वो होता R वेक्टर के ऑपोजिट, मतलब कि आप R वेक्टर निकालते हैं और फिर जो भी डायरेक्शन आता है उसका माइनस लगा देते हैं। ये आपको कंसेप्ट मैंने समझा दिया। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन वेक्टर में। अब यहाँ पे फटाफट देखते हैं चीजें। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट सीखना है हम लोग को, ठीक है। देखो अगर हम लोग किसी स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा वेक्टर होता है। एग्जाम्पल क्या है इसका, मास इंटू एक्सेलरेशन करते हैं तो वेक्टर आता है, मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन करते हैं तो फोर्स आता है, फोर्स वेक्टर है। मास यहाँ स्केलर था, एक्सेलरेशन यहाँ पे वेक्टर था, ठीक है, बेसिक चीज़ है, इसको मैं समझाऊंगा नहीं ज़्यादा। वेक्टर क्रॉस वेक्टर अगर मतलब वेक्टर इंटू वेक्टर करते हैं तो 2 चीज़ हो सकता है। अगर मैंने डॉट प्रोडक्ट किया है तो जो आंसर आएगा वो स्केलर आएगा, अगर मैंने क्रॉस प्रोडक्ट किया है तब जो आंसर आएगा वो वेक्टर ही रह जाएगा, ठीक है। यही चीज़ें यहाँ समझा रहे हैं। अब हम लोग डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट समझते हैं। डॉट प्रोडक्ट के लिए आप देखते हो कि कोई भी 2 वेक्टर है, ए वेक्टर, एक बार लिख लेता हूँ ए वेक्टर, एक बार मुझे इसका डॉट प्रोडक्ट करना है, एक बार मुझे डॉट प्रोडक्ट अगर मैं करता हूँ तो उसके लिए जो लिखते हैं फाइनल, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। एक्चुअली याद रखना क्या मैग्नीट्यूड है क्या वेक्टर, ये दोनों वेक्टर्स थे, ये वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड थे, और यहाँ पे ये जो थीटा है वो उन दोनों वेक्टर का एंगल है। सिमिलरली ए क्रॉस बी वेक्टर का हो जाएगा आपका ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई में, और यहाँ पे साइन थीटा। फॉर्मूला एक तो ये फॉर्मूला याद रख लो, इसी के ऊपर आपके सारे क्वेश्चन अप्लाई करके देख। तो मैंने ये समझा दिया डॉट प्रोडक्ट वाला, थीटा क्या है ये समझा दिया। डॉट प्रोडक्ट में जो प्रोडक्ट निकालता है फाइनली स्केलर होता है, इसलिए उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। मतलब कि आपने देखा होगा कि फोर्स डॉट डी वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू वर्क होता है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर क्वांटिटीज है, वर्क आपका स्केलर क्वांटिटी, इसलिए जब यहाँ पे वर्क निकालो तो यहाँ पे नो डायरेक्शन लिखा हुआ है। अप्लाई कैसे करते हैं फटाफट सिखाता हूँ। देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे बोला है फोर्स जो है 5 न्यूटन का था, डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर का होता था, एंगल इसके बीच 37 डिग्री का था, ठीक है। तो मान लो मेरे को वर्क निकालना है, तो आप क्या लिखोगे, वर्क इज इक्वल टू फोर्स वेक्टर डॉट डी। इसको खोल के लिखोगे तो क्या लिखोगे आप, एफ मैग्नीट्यूड डी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा।
फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या दिया हुआ है यहाँ पे, फोर्स का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है आपका 5 और डिस्प्लेसमेंट है 2, तो 5 × 2 cos थीटा उसके बीच का एंगल मतलब cos 37। सॉल्व कर लोगे आपका क्या आ जाएगा, वर्क आ जाएगा। इस तरीके से आपको सॉल्व करना। ये तो बहुत बेसिक चीज़ मैंने सिखाई, आगे भी और देखेंगे। अब इसमें स्पेशल केसेस क्या है, याद रखना डॉट प्रोडक्ट अगर है तो डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम कब हो सकता है, cos थीटा आपका 1 हो तो cos थीटा 1 कब होता है, 0 डिग्री के लिए यहाँ पे दी हुई है। दूसरा मिनिमम कब हो सकता है, जब cos 90 हो 0, फिर से गलत, cos 90 0 होगा, ठीक है 0 होता है, लेकिन क्या 0 सबसे मिनिमम वैल्यू होता है, नहीं होता है, भी जा सकते हो आप। तो cos 180 जो है वो -1 देगा, वो मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू आपकी हो जाएगी और इसीलिए वो सबसे मिनिमम वैल्यू है आपका। तो याद रखना कि कभी भी कोई डॉट प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला हो, वर्क है, तो अगर क्वेश्चन आता है कि वर्क डन का मैक्सिमम होगा तो आप बोलोगे जब एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच 0 डिग्री है। वर्क डन का मिनिमम होगा तो आप बोलोगे जब एंगल उनके बीच 90 डिग्री है, फिर से गलत, 180 डिग्री है तब वर्क डन आप मिनिमम होगा, नेगेटिव मतलब कि मिनिमम होगा। और कब वर्क डन 0 है अगर ये पूछा है तब आपको बोलना है कि जब एंगल उनके बीच 90 डिग्री का। यही 3 केस यहाँ पे समझाया हुआ है, उसका एप्लीकेशन मैंने आपको समझा दी, ठीक है। ये मैक्सिमम मिनिमम वाले क्वेश्चन आपको भर के मिलते हैं जब आप 12th में जाते हो या फिर आप वर्क फॉर एनर्जी में जाओगे। एक तो आपने ये समझ लिया। अब मान लो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन मिलता है, जब भी वहाँ पे बोला हो कि 2 वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं और वहाँ पे कोई एक वेक्टर नहीं दिया होता है, उसको उसकी वैल्यू निकालनी होती है आपको, तो उस केस में आप हमेशा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 इक्वल पुट, क्योंकि आपको पता है डॉट प्रोडक्ट क्योंकि वो परपेंडिकुलर है तो एंगल उनके बीच 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री अगर एंगल हुआ तो ए डॉट बी का जो आंसर होगा वो 0 आएगा, क्योंकि cos 90 वो आप आगे करके देखेंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि अगर डॉट प्रोडक्ट 2 वेक्टर्स का 0 है तो एंगल उनके बीच 90 डिग्री का होगा। ये हमने देख लिया, यहाँ पे और कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे चलते हैं। हाँ, अब ये चीज़ आपको जब भी आप, ये तो मैंने नॉर्मल सिखा दिया। अब मान लो आपको कोई 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, मान लेते हैं 2i कैप प्लस 3j कैप ये दिया है, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है आपको। दूसरे ये मान लो ए वेक्टर है और दूसरा वेक्टर बी वेक्टर दिया हुआ है आपको 6i कैप माइनस 2j। अब मैं बोल रहा हूँ मुझे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का आंसर दो, ठीक है। अब ये फोर्स भी हो सकता है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं आपको जनरल बता रहा हूँ कि अगर डॉट प्रोडक्ट करना है तो कैसे करेंगे। आपको क्या रखना है, सीधे जब भी आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आपको क्या करना है, सिमिलर कैप वाले के साथ करना, मतलब कि आई कैप का आई कैप के साथ होगा और जब आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आई कैप को आप हटा दोगे, जे का जे के साथ होगा, करने के बाद जे कैप हट जाएगा। कैसे करना है दिखाता हूँ आपको। दिख रहा है यहाँ 2i कैप है, यहाँ पे 6, तो इन दोनों का आपस में होगा 2 और -2 का नहीं होगा, क्योंकि ये आई कैप है वो जे कैप है। तो आपको क्या करना है, 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो सीधा 12 हो गया। अब क्योंकि आई का मल्टीप्लाई हुआ है तो आई हट जाएगा, मतलब वहाँ पे 1 आ जाएगा, सीधे उसको कुछ नहीं लिखते हैं। फिर आता है आपका से प्लस लगाना है, फिर मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, तो 3 × -2 साइन भी लोगे ना, 3 × -2 -6, तो दूसरा जो आंसर आया वो आया -6। अब क्योंकि जे और जे को मल्टीप्लाई किया तो जे हट जाएगा, तो आपका फाइनल जो आंसर आएगा वो आएगा 12 + -6 इज इक्वल टू ये आपका। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का जो आंसर है आपका, इस तरीके से आपको आंसर नहीं, वही यहाँ पे करके बताया। देखो कि प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स व्हेन ए, जैसे मान लो यहाँ पे दिया है क्वेश्चन कि ए वेक्टर ये है बी वेक्टर ये है, इसका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बताओ। कुछ नहीं किया आपने, 2 × 3 किया 6 आ गया, और क्योंकि आई था तो आई हट गया। 3 × 2 किया जे कैप था 6 आ गया। 4 × 4 16 होगा, प्लस माइनस तो -6, के कैप को किया तो हट गया, फिर आपने सम निकाला तो -4 आ गया। इस तरीके से आपको डॉट प्रोडक्ट करना होता है। तो समझ आ गया आपको, आई का आई के साथ करोगे और फिर जब करने के बाद आई हटा दोगे, जे का जे के साथ करोगे करने के बाद जे हटा दोगे, के का के साथ करने के बाद के हटा दोगे। आई का जे के साथ नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि आई और जे के बीच एंगल 90 डिग्री है, वो 0 हो जाएगा क्योंकि cos 90, ठीक है। आई और आई क्यों हट जाता है, क्योंकि आई और आई जब करोगे तो आई डॉट आई एंगल उसके पीछे 0, क्योंकि दोनों एक्स एक्सिस में हो गए, और जब 0 एंगल होता है तो उनका जो आएगा मल्टीप्लाई होकर वो क्या आएगा cos 0, मतलब कि इसलिए वो हट जाए और 1 बचता है। वही यहाँ पे सर ने करके बताया, ठीक है। उसी का एप्लीकेशन यहाँ पे दिया हुआ है कि ये पार्टिकल है जो इस पोजीशन से इस पोजीशन में मूव कर रहा है और उस पर फोर्स जो लग रहा है वो इतना लग रहा है, तो उस केस में उन्होंने क्या पूछा है, वर्क डन मांगा है। तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स आपका 1 दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपको फाइनल से इनिशियल माइनस करना होगा, तो आपको फाइनल पोजीशन भी बताया है, इनिशियल भी बताया है, माइनस कर लोगे पहले, आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल गया। एक बार डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल गया तो आपको पता है वर्क डन होता है वो होता है एफ डॉट डी वेक्टर, इसलिए आपको डॉट प्रोडक्ट करना होगा। तो डॉट प्रोडक्ट करना मैंने सिखा दिया, तो करोगे तो आंसर आपका 100 न्यूटन मीटर या फिर 100 जूल आ जाएगा। बस ध्यान आपको प्लस माइनस का रखना होता है कि ब्रैकेट में अगर है तो प्लस माइनस कैसे, बेसिक मैथ्स है वो तो मैं यहाँ नहीं। फिर दूसरा क्वेश्चन जो मैं आपको बोल रहा था कि 2 वेक्टर दिया हो और बोला हो वो परपेंडिकुलर है और उसमें कोई एक उसका जो पार्ट है वो गायब है, वो पूछ रहे हैं वो क्या है, वो एक्स क्या है मुझे बताओ। जैसे यहाँ पे बोला है कि 2 वेक्टर है, एक ये 3i कैप -2j कैप प्लस के कैप है, ठीक है, और दूसरा वेक्टर है आपका 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस mk कैप। उन्होंने पूछा है m क्या है और ये बोल रहे हैं कि जो दोनों वेक्टर्स थे वो परपेंडिकुलर थे, ठीक है। तो आपको कैसे करना होता है इसको, कुछ नहीं, जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा बोला होगा कि परपेंडिकुलर है, उस केस में आपको डॉट प्रोडक्ट का यूज करना है। आपको उसमें करना होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 इक्वल पुट। क्यों 0 के इक्वल पुट किया, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर थे। ए वेक्टर आपका दिया हुआ है 3i कैप -2j कैप प्लस के कैप, 3i कैप 2j कैप प्लस के कैप। डॉट प्रोडक्ट किया आपने, बी क्या दिया है 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस mk, 2i कैप 6j कैप प्लस mk। तो डॉट प्रोडक्ट को करना आता है आपको, i का i के साथ करोगे तो 3 × 6 -2 × 6 -12 प्लस 1 × m तो प्लस m, ठीक है, तो इक्वल टू 0। सॉल्व कर लोगे, 6 - 12 करोगे तो -6 आ गया प्लस m
और -6 उधर जाएगा तो m इज इक्वल टू। ये कब करना होता है? जब भी ये बोला हो दोनों वेक्टर आपके परपेंडिकुलर है। अगर मान लो बोलते हैं दोनों वेक्टर आपके पैरेलल है, उस केस में आपको क्रॉस प्रोडक्ट को 0 के इक्वल रखना हो। ये ध्यान रखना, बस ये डिफरेंस है। परपेंडिकुलर बोला है तो a डॉट b को 0 रखोगे, पर पैरेलल बोला है तो आपको a क्रॉस b को 0 रखना है। क्रॉस प्रोडक्ट भी सीखेंगे आगे अभी। अब कुछ 3 टाइप के क्वेश्चन है जो कि हम लोग आगे देखने वाले हैं। पहला है कि अगर हम लोग को 2 वेक्टर दिया हुआ है और बोला है कि उनके बीच एंगल बता दो, कैसे क्रॉस प्रोडक्ट भी कर सकते हैं। बस है कि हमें देखना हो कि आंसर ऑप्शन जो है किस फॉर्म में। अगर कॉस के फॉर्म में है तो आप डॉट प्रोडक्ट का यूज कर लो, अगर साइन के फॉर्म में तो आप क्रॉस प्रोडक्ट का यूज कर लो। तो कैसे करते हैं वो देखना है। हमें पता था a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा है। अब मेरे को मान लो, और ये थीटा जो था किसके बीच एंगल था? a और b की, तो दोनों वेक्टर्स, तो मेरे को यही थीटा निकालना है। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, a वेक्टर डॉट b वेक्टर करूंगा। मुझे डॉट प्रोडक्ट निकालने आ गया है। मुझे इन दोनों वेक्टर का अलग अलग से मैग्नीट्यूड निकालना भी आता है। मुझे क्या करना है? स्क्वायर करके एंड रूट करना है, सम करके। तो मेरे को a का मैग्नीट्यूड भी निकालना आता है और b का मैग्नीट्यूड भी निकालना आता है। अगर मैं ये कर देता हूँ तो कॉस थीटा मुझे मिल जाएगा। तो यही आपको करना, इसको करके देखते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन था कि एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, मुझे इनके बीच एंगल बताना। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, पहले तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करूंगा। तो डॉट प्रोडक्ट करना मैंने सिखा दिया था। 1 i कैप इंटू -2 i कैप, तो हो जाएगा आपका -2। तो वही यहाँ पे लिखा है। सिमिलरली ये ऐसे करके आप डॉट प्रोडक्ट कर लोगे पहले, ठीक है, करके आपका -6। फिर उसके बाद क्या करोगे आप? a वेक्टर का अलग से मैग्नीट्यूड निकालोगे। तो a वेक्टर का अलग से मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे आप? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट में, मतलब अंडर रूट 3 आएगा आपका। दूसरा इसका कैसे निकालोगे? 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अंडर रूट में, तो इसमें करोगे तो 2 रूट 3 आएगा। फिर जब सॉल्व करोगे तो आपका ये आएगा और एंगल आ जाएगा, मतलब फिर सॉल्व किया आपका -1 आएगा। तो मतलब कि कॉस थीटा आ जाएगा आपका इक्वल टू -1। आपको पता है थीटा -1, कॉस थीटा जो है -1 का मतलब थीटा 180 हो। इस तरीके से आपका एंगल। तो जब भी आपको ऑप्शन कॉस में दिखे और पूछा हो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, तो आपको यही कंसेप्ट। एक कंसेप्ट मेरे को यहाँ सिखाना था कि आपने एक तो ये देख लिया 2 वेक्टर के बीच का एंगल। अब कभी कभी आपको दिखता होगा कि रिजल्टेंट में एंगल पूछा हो, उसमें क्या करते हैं अभी हम लोग आगे इसको देखेंगे, लेकिन मैं समझा देता हूँ। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे बोला होता है कि वेक्टर 3 और यहाँ आपका ठीक है, और बोलते हैं कि रिजल्टेंट निकालो इसका, तो रिजल्टेंट निकाल लेते हैं आप। 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर अंडर रूट में आपका 5 आता है। और बोलते हैं कि रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है मुझे ये बता दो बस। तो रिजल्टेंट एक तो हमें दिख रहा है कि नॉर्थ ईस्ट में कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से, ये अगर पता करना है तो हम 2 तरीके से आंसर दे सकते हैं। एक tan में दे सकते हैं, कॉस में दे सकते हैं, साइन में दे सकते हैं। tan में हम लोग कब आंसर देते हैं? अगर हमें रिजल्टेंट हमने नहीं निकाला है, क्योंकि कॉस अगर हमें चाहिए, कॉस या फिर साइन, तो उसमें हमें हाइपोटेन्यूज होता है, क्योंकि कॉस थीटा होता है b/h और साइन थीटा होता है आपका p/h। तो दोनों में हाइपोटेन्यूज चाहिए हमें। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे है क्या? रिजल्टेंट ही है। तो यहाँ तो हमने निकाल लिया 5। तो इस केस में हम लोग कॉस में भी आंसर दे सकते हैं। अगर आपका ऑप्शन कॉस में, तो कैसे देना है आपको? कुछ नहीं, यहाँ पे जो हो जाएगा कॉस थीटा वो हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस यहाँ पे क्या है? 3, हाइपोटेन्यूज क्या है आपका 5, तो हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/5। थीटा हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स h। ये मेरे को सिखाना था। अगर 10 में आंसर देना है जैसे नॉर्मल देते हो, तो tan थीटा क्या हो जाएगा? p/p। तो p हो जाएगा आपका 4 के इक्वल 4/3। तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 4/3। ओके ओके ओके, मैं यहाँ लिंक करवाते जा रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन कुछ रहे ना। अगर आपको कहीं ये कंफ्यूजन अगर आपके माइंड में हल्का सा भी आने का पॉसिबिलिटी हो, तो मैंने आपको यहीं क्लियर कर दिया ताकि आपको बाद में दिक्कत ना। ठीक है, बाकी यहाँ पे कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो मेरे को बतानी होगी। एक ये क्वेश्चन आता है कि जो अभी मैंने आपको सिखाया कि अगर रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, या फिर रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो कितना एंगल बना रहा है वाई एक्सिस के साथ, ये क्वेश्चन आता है तो उसे सॉल्व करते हो। सिंपल है। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि एक वेक्टर ए वेक्टर ऐसे है, मुझे बता दो, और मैं बोल रहा हूँ आपको पहले बता रहा हूँ कि ये जो है अल्फा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ ये बना रहा है गामा एंगल, ठीक है, और z एक्सिस के साथ ये बना रहा है बीटा एंगल। ये बीटा बना, ये मैंने देख लिया। तो मुझे अल्फा बीटा गामा अलग से बता दो। मुझे पता है, मुझे ए वेक्टर पहले से दिख, तो मैंने बताया था जब मेरे पास अगर रिजल्टेंट है तो मैं कॉस थीटा में आंसर दे सकता हूँ। कॉस थीटा में कैसे आंसर दूंगा? मुझे दिखेगा कि जो कॉस अल्फा होगा वो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, वो बेस बाय हाइपोटेन्यूज होगा। तो बेस क्या होगा? यहाँ पे बेस हम लोग निकाल लेंगे। तो बेस ये क्या होगा? ये ए का एक्स कॉम्पोनेंट, तो ए एक्स। यही यहाँ ये क्या होगा? ये ए का वाई कॉम्पोनेंट होगा, और ये क्या होगा? ये ए का जेड कॉम्पोनेंट होगा। ठीक है, तो मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ? जो कॉस अल्फा होगा वो बेस बाय हाइपोटेन्यूज होगा। तो बेस हो गया ए एक्स बाय हाइपोटेन्यूज क्या है? का मैग्नीट्यूड है। सिमिलरली कॉस गामा क्या होगा? गामा ये है। इस केस में बेस हो गया ए वाई, हाइपोटेन्यूज फिर से ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये हो जाएगा ए वाई बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बस इसी को आपको अप्लाई करना है। सिमिलरली मैं इसके लिख सकता हूँ ए जेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये हो जाएगा आपका बीटा एंगल, मतलब कॉस बीटा हो गया ये चीज़। सिमिलरली सिमिलर चीज़ यहाँ पे समझाइए आपको इसका एप्लीकेशन। द एंगल विच ए वेक्टर ये मेक्स विद एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो आपको दिख रहा है कि सबके नीचे तो आपको उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लगाना है। तो वो वेक्टर क्या है? उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? कुछ नहीं, 1 का स्क्वायर प्लस ये दिख रहा है आपको, सबके नीचे यही चीज़ आ रही है। ठीक है, ऊपर का चेंज होगा। ऊपर क्या था? अगर आप एक्स के साथ निकाल रहे हो, मतलब अल्फा निकाल रहे हो, तो ऊपर जो होगा वो ए एक्स का मैग्नीट्यूड है। तो ए एक्स कैसे निकालोगे? तो ए एक्स कुछ नहीं है आपका, इसका जो भी मैग्नीट्यूड है, क्योंकि आई कॉम्पोनेंट है ना ये, तो इसके आगे 1 है, तो मतलब ऊपर 1 लगा। जब वाई कॉम्पोनेंट देखोगे तो ए वाई क्या होगा? जे के आगे जो भी है, तो यहाँ भी 1 है, तो यहाँ भी 1 लगा होगा। लेकिन जब आप जेड का देख रहे हो तो उसके आगे क्या है? √2 यहाँ ऊपर। ये मैंने आपको। फिर देखते हैं कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग ए वेक्टर। एक
ये एक तो मैंने सिखा दिया कि जब आपको एंगल निकालना हो ए वेक्टर बी वेक्टर की। दूसरा है कि अगर आपको बी का कंपोनेंट ए के अलोंग निकालना है तब आप क्या करते हैं। कुछ नहीं है, बस देखने का फर्क है। आपको क्या कह रहे हैं ये कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी बता दो अलोंग ए। तो अगर मैं बी वेक्टर बनाता हूँ ऐसे और मैं जानता हूँ कि मुझे पता है ए वेक्टर यहाँ दिया हो, तो मुझे बोल रहे हैं कि बी वेक्टर का वो कंपोनेंट बताओ जो ए के अलोंग है। तो हमें पता है कि अगर ये एंगल थीटा है तो बी का वो कंपोनेंट जो ए के अलोंग होगा वो क्या होगा, बी कॉस थीटा होगा। तो इनडायरेक्टली हमसे ये पूछ रहे हैं बी कॉस थीटा। तो जब भी ये बोलते हैं कि कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए बता दो तो आप बी कॉस थीटा, अगर ये बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी बता दो तो आपको ए कॉस थीटा निकाल देना। ठीक है, यही चीज आपको। तो बी कॉस थीटा कैसे निकालें। अब आपको पता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो बी कॉस थीटा यहाँ छोड़ दो, ए नीचे आ जाएगा, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय ए वेक्टर मैग्नीट्यूड इज बी कॉस। अब निकाल दो, तब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कर दो पहले, और फिर ए वेक्टर का जो भी है उसका अलग से मैग्नीट्यूड निकाल के डिवाइड कर दो। ये कब, जब बी कॉस थीटा। सिमिलरली अगर कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी पूछा होता तब ए कॉस थीटा निकालना होता आपको, फिर उसके लिए ये हो जाता। तो ये चीज आप उसी का एप्लीकेशन यहाँ पे दिया हुआ है, वही यहाँ पे सिखाया करने। तो ये मैं आपको वापस से नहीं बताऊंगा करके, आप देख लेना। अब यहाँ पे बोला है वेक्टर प्रोडक्ट। अब आपको सीखना है क्रॉस प्रोडक्ट कैसे। तो पहले तो मैंने बताया था क्रॉस प्रोडक्ट के लिए आपको लिखना होता है ए क्रॉस बी टू ए बी साइन थीटा। वही चीज यहाँ पे लिख के बताई है। ठीक है, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन क्या है कि जो डॉट प्रोडक्ट आपने किया था वहाँ पे जो रिजल्ट निकलता है डॉट प्रोडक्ट करने के बाद वो तो वेक्टर बचता नहीं है, वो स्केलर हो जाता है। तो वहाँ पे डायरेक्शन की हमने बात नहीं की थी। ए डॉट बी करने के बाद जो सी आ रहा है उसका कोई डायरेक्शन नहीं है, वो स्केलर चीज। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं था। क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद भी जो चीज आ रहा है वो अभी भी एक वेक्टर है, तो उसका डायरेक्शन भी हमने देखना होगा। इसका खासियत क्या होता है, इसमें आपको थंब रूल लगाना पड़ेगा। कैसे लगा के बताऊं मैं आपको। अगर मान देता हूँ मेरा ये ओरिजिन यहाँ से इस तरफ मेरा पॉइंट आउट कर रहा है कि ये डायरेक्शन मेरा क्या है, पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन। इस पोजीशन पे मेरा फोर्स लग रहा है इधर, मतलब इस पोजीशन पे फोर्स लग रहा है वो इधर लग रहा है। मतलब हमें मिल गया कि जो फोर्स का डायरेक्शन वो इस साइड है, उसका डायरेक्शन इस साइड है, और जो पोजीशन का डायरेक्शन है वो इस साइड है। तो पोजीशन इधर, फोर्स इधर, मेरे को क्या करना है, डायरेक्शन निकालना है जो इसका नेट होता है। तो हमें पता है कि पोजीशन इनटू आर क्रॉस एफ जो है वो टॉर्क होता है। तो हमें इंडायरेक्टली टॉर्क का डायरेक्शन पता करना है। कैसे पता करेंगे, आर की तरफ पाम रखें और फोर्स की तरफ घुमा देंगे। पहला आपका फिजिकल क्वांटिटी उसके अलाउंग रखते हो और दूसरे के अलाउंग घुमा देते हो। तो आर क्रॉस एफ होता है टॉर्क, इसलिए आर के अलाउंग रखा, फोर्स के अलाउंग घुमा दिया। अगर मान लो फोर्स नीचे होता है, इस तरफ होता है, मैं आर की तरफ रखता इधर घुमाता, तो मेरा डायरेक्शन जो टॉर्क है वो नीचे आता। क्योंकि फोर्स ऊपर था अभी, तो मैंने आर की तरफ रखा और इधर घुमाया। जो मेरा थंब है ऊपर, फोर्स टॉर्क है वो आउट ऑफ द प्लेन है। ठीक है, अगर इधर घुमाता तो इनटू द प्लेन एक्टर। तो ये चीज यही मैं समझाना चाह रहा हूँ। आपको डायरेक्शन जब भी निकालोगे तो इस तरीके से निकालोगे, मतलब जो पहला फिजिकल क्वांटिटी उसकी तरफ घुमा दोगे आपको डायरेक्शन मिल जाएगा। दूसरी चीज ये बहुत जगह अप्लाई करोगे आप, जब मैग्नेटिज्म पर होगे या फिर पर। तो थंब रूल समझ में आ गया आपको। आप और क्या देखा आपने कि यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट जब भी होता है तो उसमें तीनों चीज आपकी परपेंडिकुलर होती है आपस में। जब भी आपने क्रॉस प्रोडक्ट, तो आपने क्या देखा यहाँ पे कि क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो जो आपका फाइनल रिजल्ट निकल रहा है, जैसे आपका यहाँ पे टॉर्क था फाइनल, तो टॉर्क जो है वो दोनों वेक्टर्स के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, क्योंकि दोनों वेक्टर्स आपके प्लेन में थे और वो वेक्टर इधर है ऊपर 3D में, तो वो हमेशा जो है 90 डिग्री का एंगल बनाएगा दोनों वेक्टर्स की बात करें, वो दोनों से 90 डिग्री एंगल बना। आप इमेजिन कर लो कैसे। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको यहाँ समझा दी। अब चलते हैं हम लोग आगे, फिर वही स्पेशल केसेस देख लेते हैं कि थीटा अगर 0 है या फिर थीटा 180 है, दोनों में जो आपका ए बी साइन 0 या फिर ए बी साइन 180 दोनों 0 होता है। मतलब कि चाहे एंगल 0 हो, दोनों 180 हो, जो आपका फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या होगा, सॉल्व होकर 0 आएगा। मतलब मान लो टॉर्क ही होता, टॉर्क दोनों केस में 0 होता, चाहे आर और एफ की जो एंगल है वो 0 है या फिर आर और एफ के चाहे पैरेलल बोला हो या फिर एंटी पैरेलल बोला हो, सॉल्व हो गया। दूसरा केस है 90, तो जहाँ पे डॉट प्रोडक्ट आप 0 आता था यहाँ सॉल्व होकर, वहाँ पे जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो यहाँ पे मैक्सिमम आता है। तो ये डिफरेंस। फिर आगे चलते हैं। वहाँ पे हमने क्या देखा था कि डॉट प्रोडक्ट विद इटसेल्फ, मतलब आई का अगर आई के साथ मैं डॉट प्रोडक्ट करता हूँ तो मैक्सिमम का एंगल 0 और कॉस 0। यहाँ पे कह रहे हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट विद इटसेल्फ इज 0। क्यों? क्योंकि अगर इटसेल्फ करूँगा तो एंगल 0 रहेगा, साइन 0 तो 0 होगा। ठीक है, तो हम लोग वही देखने कि आई क्रॉस आई 0 होता है, जे क्रॉस जे 0। तो ये आपको ध्यान देना। तो जहाँ पे हम लोग डॉट प्रोडक्ट जब हम लोग कर देते तो हम लोग आई को जे के साथ कभी मल्टीप्लाई नहीं करते थे या फिर जे को के के साथ नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि हमें पता था जे और के करेंगे तो उनके बीच एंगल 90 है तो 0 आएगा। उसका उल्टा यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कभी भी सेम के साथ नहीं करेंगे, कभी क्रॉस प्रोडक्ट करें तो आई और आई अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ 0 होगा। क्यों? क्योंकि 0 अगर होता है क्रॉस प्रोडक्ट आपका 0 होगा। लेकिन अगर वो आई और जे के बीच में कर रहा हूँ क्रॉस तो ठीक चलेगा, क्योंकि बीच एंगल 90 है और 90 होता है तो क्रॉस प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम आता है, क्योंकि साइन 91 होता है। समझा जा रहा है। इसका एप्लीकेशन में करके दिखाऊंगा। जो क्रॉस प्रोडक्ट जिसको भी करने में दिक्कत होता है आज के बाद दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज समझा दूंगा। तो पहले आप ये चीज साइकिल समझो। अगर हम लोग कहीं भी आई को जे के साथ मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, कोई भी चीज हो सकती है हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मान लो जो क्रॉस हो रहा है वो आई क्रॉस जे हो रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे आई पहले जे बाद में। तो अगर आई क्रॉस जे हो रहा है तो जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो के आएगा। जे क्रॉस के हो रहा है तो जो फाइनल आंसर आएगा वो आई आएगा। के क्रॉस आई हो रहा है तो फाइनल आंसर जो आएगा वो जे आएगा। ठीक है, समझ आ रहा है। तो जो आगे वाला चीज है वो आपका आंसर आ जाता है। ये तो था जब हम लोग क्लॉकवाइज चलते हैं। हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो अगर मैं करता हूँ जे क्रॉस आई तो जो आपका आंसर आएगा वो के आएगा, लेकिन नेगेटिव में आएगा। कि जे क्रॉस अगर आई करता हूँ, क्योंकि हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो आंसर आएगा आपका। सिमिलरली अगर मैं के और जे को करता हूँ क्रॉस, के क्रॉस जे, तो आंसर आपका आई आएगा लेकिन माइनस, क्योंकि एंटी क्लॉक। ध्यान रखना। अब हमें यहाँ पे 2 मेथड सर ने सिखाया था क्रॉस प्रोडक्ट करने का, हम ये वाला यूज करेंगे।
इसको मुझे आपको अप्लाई करना सिखाना है, इसमें दिक्कत आता है। सर ने यहाँ पे माइनस जे करके सिखाया है, मैं थोड़ा अलग सिखाऊंगा इसमें। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, उसको देख के हम लोग समझेंगे। तो क्वेश्चन हमें मिलता है यहाँ पे, चलो इसी क्वेश्चन को हम लोग ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि आपको दिया गया है कि ए वेक्टर है 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2 और बी वेक्टर है आपका 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। कह रहे हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कैसे करना है। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आपको कॉलम बनाना होता है जिसमें i कैप j कैप k कैप आपको लिखना है। उसके बाद ये एक कॉलम होगा आपका ए वेक्टर का, दूसरा कॉलम होगा आपका बी वेक्टर। एक कॉलम हो गया आपका ए वेक्टर, दूसरा हो गया। तो ए वेक्टर में i की वैल्यू क्या थी, 3 थी, तो 3 लिख दिया आपने। j क्या था, 1 था, तो j आपने 1 लिख दिया। k क्या था, 2 था, तो k आपने 2 लिख दिया। सिमिलरली b के लिए जब हम लोग कॉलम लिखेंगे, ठीक है, अब देखो मैंने a को ही ऊपर लिखा है, ये सब चीज आपको नोटिस करना है क्योंकि यहाँ पे बोला है a क्रॉस b, इसलिए मैंने a को ऊपर लिखा। अगर मैं यहाँ टॉर्क निकाल रहा होता और मैं r क्रॉस f करता तो मैं r को ऊपर लिखता, r वाला जो रो और f वाला नीचे। ये तो मैंने समझा दिया। फिर दूसरा चीज हमने क्या किया, i की जो वैल्यू हो i वाले कॉलम में लिखते जाऊंगा, j की वैल्यू j के कॉलम में, k की वैल्यू k। तो a के लिए मैंने समझा, वैसे मैं b के लिए लिखूंगा। तो i में यहाँ पे 2 है तो 2 लिख दिया, j में -2 है तो -2 लिखा है साइन के साथ, k में 4 है तो 4। ये समझ में आ गया आपको। अब मेरे को करना है क्रॉस। अब यहीं पे सबसे ज्यादा गलती हो, आपको क्या रखना है, देखो सबसे पहले जिसका भी आप क्रॉस कर रहे हो, मान लो आप i के लिए क्रॉस कर रहे हो तो आपको i का जो कॉलम है उसको ढक लेना है उंगली से। जैसे मान लो मुझे i के लिए वैल्यू लिखनी है, सबसे पहला मुझे कॉलम क्या दिख रहा है, i कैप का दिख रहा है। सबसे पहले मैं क्या लिख लूंगा, i कैप यहाँ लिख लूंगा। उसके बाद मैं जिसके लिए भी लिख रहा हूँ क्रॉस प्रोडक्ट उसको मैं ढक लूंगा अपने उंगली से, ठीक है। तो यहाँ पे तो उंगली मैं दिखा नहीं सकता, तो मैं इसको हाईलाइटर से आपको दिखाता हूँ। तो मैं अभी i के लिए लिख रहा हूँ तो मैं अभी i को ढक लूंगा, मैं उसको क्रॉस नहीं करूंगा। मैं किसको क्रॉस करूंगा, जो बचा हुआ 2 है, तो j और k बचा हुआ। तो कैसे करूंगा, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा j के तरफ और k की तरफ लेके, तो मतलब 1 × 4 करूंगा, जो आएगा मैं यहाँ लिख दूंगा, ठीक है। फिर मैं लगाऊंगा माइनस का साइन और फिर मैं करूंगा 2 × इधर। एक बार मैंने डायरेक्शन एकदम ध्यान रखना, पहले मैंने 1 × फिर उधर से मैंने k को इधर j से मल्टीप्लाई किया तो 2 × माइनस। तो आप क्या आंसर आया यहाँ पे -4, बीच में मैंने माइनस लगा दिया, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 1 × 4 4 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +4 4 + 4 8, तो ये हो जाएगा आपका 8i। उसके बाद आपको लगाना है प्लस का, तो आपको लिखना है j के लिए। अब मेरे को j के लिए करना है तो मैं क्या करूंगा, उंगली अब मैं i से उठा के j पे रख दूंगा, मतलब मैं j वाले कॉलम को हाइड कर लूँ, ठीक है। j वाले कॉलम को मैंने हाइड कर लिया। अब मैं जो क्रॉस करूंगा वो i और k के बीच का। सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा j कैप और अब मेरे को यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ। वैल्यू कैसे पुट करूंगा, अब मेरे को क्रॉस करना है। तो क्रॉस जो मैंने आपको दिखाया था पहले वाले में, जब मैंने j और k को किया था तो मैंने 1 × 4 किया था, फिर -2 × ये किया था, ठीक है। लेकिन इसमें जब करते हो तो आप पहले इधर से ना करके आप पहले इधर से करते हो, ठीक है। ये आपको बस याद रखना, मतलब आपको 3 × 4 नहीं करना है, पहले आपको पहले करना है 2 × 2, ठीक है। तो 2 × 2 पहले आएगा आपको 4, फिर लगाना है आपको माइनस और फिर आपको करना है 3 × 4 12। तो सॉल्व करोगे क्या आएगा, -8 आएगा। तो आपने यहाँ लगा, ये ब्रैकेट में है, यहाँ पहले से प्लस था तो उसको बाद में सॉल्व करेंगे। तो आपका j के लिए, अब मैं देखता हूँ k के लिए। तो k के लिए क्या करोगे, फिर उंगली इस बार k पे रख दोगे तो उसको हाइड कर दोगे, हाइड कर लेता हूँ। तो k को मैंने हाइड कर लिया। अब फिर से नॉर्मल करोगे जैसा आपने पहले किया। तो आपको जो एक्सेप्शन है बस j के लिए करना होता है, जब उसके बीच गैप हो जाता है, नहीं तो बाकी सबके लिए ठीक है। इसमें फिर से क्या करोगे, पहले 3 × -2, मतलब पहले आपने लिख लिया k कैप, उसके बाद 3 × -2 किया तो आपका क्या हो गया, -6 आ गया। फिर माइनस लगाया बीच में और फिर 1 × 2 किया तो 1 × 2, ठीक है। जब सॉल्व करोगे तो आपका सॉल्व किया जाता है आपका -8, तो ये हो गया माइनस, बीच में पहले प्लस लगा। तो आप जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 8i कैप, ये सॉल्व कर रहे हो, प्लस माइनस माइनस तो -8j कैप, फिर प्लस माइनस माइनस तो -8k, तो ये आ जाता है आपका सॉल्व। तो इस तरीके से आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना हो। ये मैं एक और करके दिखाऊंगा तो आप समझ। दूसरा क्वेश्चन यहाँ है, पहले तो मैं इस तरीके से टेबल बना ही लूंगा। उसके बाद मैंने पहले क्या किया, i को हाइड किया। i को मैंने हाइड किया तो मैंने पहले i यहाँ लिख दिया, ठीक है। मैंने i को हाइड किया, i को लिख दिया यहाँ पे। फिर मैं कैसे लिखूंगा, मैंने बताया था आपको स्टार्ट करना है j की तरफ से, तरफ मल्टीप्लाई करना है। तो 2 × 4 किया तो 8 लिख, माइनस लगाया यहाँ पे और फिर क्या किया 3 × -, किया। सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा। उसके बाद दूसरे स्टेप में मैं क्या करूंगा, इस बार j को हाइड करूंगा, तो मैं हाइड कर देता हूँ पहले। अब मेरे को क्या करना है, 3 × 4 नहीं करना है जैसे हमने पहली बार किया था, लेफ्ट से राइट मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें क्या करना है राइट से लेफ्ट मल्टीप्लाई। तो ये आपको करना है 3 × 2, 3 × 2 किया आपने तो 6 आएगा आपका, फिर माइनस लगाया, फिर 4 × 3 12 किया तो -12 आएगा। तो सॉल्व करके -6, इसलिए यहाँ पे जब सॉल्व करोगे आपको सॉल्व करके देखो यहाँ -6 लगाना, क्योंकि आप यहाँ बीच में तो प्लस का साइन लगाओगे, सॉल्व के -6। उसके बाद आप थर्ड स्टेप में जाओगे, k को आपने हाइड किया, अब फिर से नॉर्मल करोगे, लेफ्ट से राइट जैसे करते हो तो लेफ्ट से राइट करोगे तो 3 × -, ठीक है। फिर माइनस लगाया बीच में, मतलब कि आपको हमेशा लेफ्ट से राइट मल्टीप्लाई करना है जब भी हाइड कर दोगे। बस जब आप j को हाइड करते हो तो अब आपको k से i की तरफ मल्टीप्लाई करना है, मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ मल्टीप्लाई। इतना ध्यान रखना, क्रॉस प्रोडक्ट आपका कभी गलत नहीं होगा। ब्रैकेट लगा के हमेशा माइनस प्लस कर लेना। अब जैसा कि मैंने क्वेश्चन बोला था, अगर आपको बोला हुआ है कि 2 वेक्टर है, उस वेक्टर में से किसी एक वेक्टर में कुछ गायब किया, जैसे x j कैप लिखा, तो आपको x निकाल दो अगर ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर, उस केस में आपको करना होता है डॉट प्रोडक्ट। लेकिन सेम क्वेश्चन होता और आपको बोलते कि दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं, उस केस में क्रॉस प्रोडक्ट। वही क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है, सेम एप्लीकेशन जैसा हमने वहाँ किया था वही आपको करना होगा, बस आपको यहाँ पे इस बार क्रॉस प्रोडक्ट करना। तो क्रॉस प्रोडक्ट मैंने सिखा दिया, इसको 2-3 बार आप फॉलो करना, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि पहले दोनों में तो लेफ्ट से राइट करना होता है, बस बीच में जब आप करोगे, बीच को जब हाइड करोगे तब आपको k से i की तरफ मल्टीप्लाई, सब सेम है, मैंने बता दिया, ठीक है। इसको फॉलो कर लेते। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये यूज नहीं होता है, बस आप समझ जाओ कि जब ये एरिया लिखते हो तो उसमें क्रॉस प्रोडक्ट लगाते हो, ठीक है। बस इतना यूज नहीं होगा आपका। अब आते हैं हम लोग डायमेंशन स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बेसिक डायमेंशन कर लेते हैं ताकि कल
एक वीडियो और करके हम लोग डायमेंशन खत्म करते हैं। बेसिक डायमेंशन में सबसे पहली चीज़ क्या आती है, डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटीज़ की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपके 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं, 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होती है, जैसा कि यहाँ पे सर ने लिखा। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी पे क्वेश्चन भी आया था, कौन कौन से 2 होते हैं, एक होता है आपका प्लेन एंगल, एक होता है सॉलिड। प्लेन एंगल का जो यूनिट है वो रेडियन है, सॉलिड एंगल का जो यूनिट है वो है स्टेरेडियन। दोनों के पास यूनिट है लेकिन दोनों डायमेंशन लेस क्वांटिटीज है क्योंकि वो एंगल है। तो एंगल थीटा जो होता है वो आर्क बाय रेडियस होता है, तो आर्क बाय रेडियस, आर्क भी आपका लेंथ हो गया, रेडियस भी आपका लेंथ हो गया, तो लेंथ पे लेंथ कट जाएगा तो डायमेंशन 0 हो जाएगा ना, सही बोला मैंने, मतलब डायमेंशन आपको बचेगा ही नहीं, m0 l0 t0 हो गया। और लेकिन दोनों के पास यूनिट है क्योंकि एक के पास एक रेडियन है, दूसरा स्टेरेडियन। तो यही चीज लिखी हुई कि बोथ हैव यूनिट बट दे आर डायमेंशनलेस क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी की अगर बात करेंगे तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, सबका नाम आपको पता होना चाहिए, सबके पास यूनिट होता है, सबके पास डायमेंशन। फिर एक आता है डायरेक्ट क्वांटिटी। डायरेक्ट क्वांटिटी क्या होती है, जो कि फंडामेंटल से बनती है, मतलब मीटर, लेंथ, ये सबसे मिलकर बनेंगी। ये सब बेसिक चीज़ें मैं आपको ये ज़्यादा नहीं समझाऊंगा। जैसे कि ये सारे डायरेक्ट क्वांटिटी, एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ से हो गया तो दोनों मीटर में आ गया, तो दोनों फंडामेंटल हो गई। डेंसिटी मास इंटू वॉल्यूम, तो मास m पहले से फंडामेंटल, वॉल्यूम जो है मीटर क्यूब है, तो ये भी आपका फंडामेंटल हो गया। तो मास जो है kg में रिप्रेजेंट। फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास तो है ही, एक्सेलरेशन आपका LT-1 हो जाएगा, ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी से बन रहा है, तो फोर्स आपका डायरेक्ट क्वांटिटी। फिर आगे चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट यहाँ पे 4 दी गई हैं, इन 4 को याद कर लेना, आपको स्टेटमेंट में मिल सकता है, ठीक है। तो इन चारों स्टेटमेंट को आपको देख लेना। उसके बाद आपको ये एक ग्राफ दिया है, इसको मैं समझाता हूँ। ग्राफ तो मैंने सिखा दिया था, आपको याद रखना है कि न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट जो है हमेशा कांस्टेंट होता है। अब अगर मैं आपका ग्राफ बनाने बोलता हूँ, n का ग्राफ बनाओ u के रिस्पेक्ट, n का ग्राफ बनाओ, तो आपको दिख रहा है nu कौन, मतलब कि n जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है u के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ आपको पता है हाइपरबोला। वही अगर मैं बोलता है nu का ग्राफ बनाओ u के रिस्पेक्ट, आपको दिख रहा है अब nu तो एक कांस्टेंट चीज है, nu कांस्टेंट है ना, तो इसलिए इसका ग्राफ जो है ये स्लोप 0 की, यही चीज आप मुझे समझानी थी। अब ये जो n1 u1 n2 u2 है, इसका बहुत लिखेंगे आगे, मेनली ये कन्वर्जन में यूज होता है। तो कन्वर्जन में करके दिखाता हूँ आपको। देखो कन्वर्जन कैसे करना होता है। n जो है वो क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, u जो है आपकी यूनिट है। तो एक बार एक तरफ का न्यूमेरिकल वैल्यू रखना है, उसका यूनिट रखना है, दूसरी तरफ का न्यूमेरिकल वैल्यू रखना है, उसके कैसे करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे कुछ 50 मीटर पर सेकंड है, वो सीजीएस यूनिट में बदलो। तो सीजीएस यूनिट होता क्या है, सीजीएस कुछ ना सी से सेंटीमीटर, जी से एस से सेकंड, ठीक है। तो 50 मीटर पर सेकंड में हम लोग को चेंज करना होगा सीजीएस यूनिट में, तो मतलब मीटर चेंज हो जाएगा सेंटीमीटर में। सेकंड तो दोनों में सेम रहता है, इसमें सेकंड चेंज नहीं होगा। तो हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं सबसे पहले n1 u1 n2 u2। तो पहले एक तरफ का लिखो फिर दूसरा का लिखना। तो n1 पहले का क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू 50, u1 क्या है, u1 है आपका मीटर बाय सेकंड इक्वल टू, दूसरा का n2 आपको निकालना है ना, ये तो निकालना है, तो n2 आपको निकालना है। और u2 क्या है, u2 दिया हुआ है सीजीएस यूनिट, मतलब कि सेंटीमीटर पर सेकंड, तो सेंटीमीटर। अब आपको क्योंकि यूनिट कटवानी है, क्योंकि आपको n2 सॉल्व करना है, तो आपको किसी एक को किसी के टर्म्स में लिख लो, ठीक है। किसी को भी लिख सकते हो आप, या तो मीटर को सेंटीमीटर में लिख लो या फिर सेंटीमीटर को मीटर में लिख लो। तो हमेशा बड़े से छोटे में लिखने में आसानी होती है, तो मीटर को मैं लिख लूँगा सेंटीमीटर में। तो हमें पता है 1 मीटर जो है 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, इसीलिए ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे मैं लिख लूँगा 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, सेकंड से सेकंड कट जाएगा, तो जो n2 है वो सॉल्व किया आएगा 5000। समझ में आ गया। इस तरीके से आपको सिमिलरली आप 5 ग्राम पर सेंटीमीटर को करोगे, यहाँ पे करना था बस, यहाँ पे ग्राम पर क्यूब है, यहाँ पे MKS यूनिट मतलब कि मीटर kg सेकंड में आपको कन्वर्ट कर, ठीक है। तो या वैसे लिख लेना, फिर किसी को कन्वर्ट कर लेना मीटर में या फिर मीटर को, सिमिलरली ग्राम को kg में या फिर kg को ग्राम में, तो आपका आंसर सब क्या आ जाएगा करके दिखा दिया। अब 1 न्यूटन इंटू 1 डाइन में कन्वर्ट करने बोला है, तो इसको आप डायरेक्टली याद रखो, ठीक है। हमारे टीचर ने हमें ऐसे एग्जाम्पल देकर याद करवाया था कि सर ने बोला था कि इसकी जो वाइफ है सर, तो और उनकी वाइफ को पता है कि एक न्यूटन बहुत बड़ा साइंटिस्ट, सर हमेशा अपनी पत्नी को कहते रहते तुम तो मेरे लिए न्यूटन के जैसी, ठीक है। तो खुश रहती थी उनसे, न्यूटन बोलता है मतलब बहुत तेज हो। सर तो अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते थे, सर बोलते थे कि 1 न्यूटन में 10 डाइन, 5 डाइन, 10 की पावर 5 डाइन्स होते, तो वो इनडायरेक्टली उसको डाइन बोलते थे। तो ये सिर्फ जोक्स के लिए, लेकिन आप समझ जाओ कि इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5, ठीक है। डाइन होती है, डायन तो मैं जाने के बोल रहा हूँ। फिर आते हैं हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला में। अब आपको इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है कि जो अभी स्टार्ट करे, जिसने पूरा 11 12 नहीं पढ़ा, उसको लगता है कि क्या याद रखें क्या छोड़ दें, ठीक है। तो इसमें मैं वही बताने वाला हूँ आपको कि कौन कौन से आपको एकदम रट के रखना है, आए आपको याद रहे सीधे से, और किस में आप निकाल सकते हो और किस फॉर्मूला से निकालना है ये पता होना बहुत, क्योंकि एक ही चीज़ 3-4 फॉर्मूला से निकल सकती है। उस केस में आपको पता होना चाहिए क्या फॉर्मूला ज़्यादा आसानी तरीके से आपको निकाल सकता है। निकल तो सबसे जाएगा, लेकिन किस में ज़्यादा आसान तरीके से चलता है वो आपको पता। सबसे पहले तो वेलोसिटी का आपको याद होना चाहिए, ठीक है। वेलोसिटी क्या होता है, लेंथ बाय टाइम होता है। तो लेंथ ऊपर, टाइम ऊपर जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा, तो LT आपको याद होना, निकालने भी पता होना चाहिए, लेकिन आपको याद रखने में ज़्यादा फायदा है। एक्सेलरेशन का आपको याद होना चाहिए LT-2। वर्क आपको पता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है L आ जाएगा। अब फोर्स का आपको पता होता है मास इंटू एक्सेलरेशन का भी आपने याद किया, यहाँ पे रख दिया, सॉल्व हो जाएगा। पावर होता है आपका एनर्जी बाय टाइम, आपको वर्क का जो होगा सेम एनर्जी का होगा, और वर्क एनर्जी का याद रखना है आपको mL/T-, ठीक है। ये वर्क एनर्जी का हो गया। अब पावर के क्या करोगे आप, एनर्जी बाय टाइम कर दोगे या वर्क बाय टाइम कर दो, बस टाइम का एक डिवीजन होगा, वहाँ पे आपका T-3 यहाँ पे वही पावर का, ठीक है। मोमेंटम का तो मास इंटू वेलोसिटी, सिंपल है। अब यहाँ पे कुछ चीजें जो आपको कंफ्यूजिंग लग सकते हैं मैं बता देता हूँ, जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब है एंगल,
एंगल डायमेंशनलेस होता है, अभी आपने देखा यूनिट दोनों के पास है लेकिन दोनों डायमेंशनलेस है, तो वही यहाँ पे डायमेंशन दिखाई गई। दूसरा चीज हो गया एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी जैसे कि नॉर्मल वेलोसिटी होता है लेंथ बाय टाइम, सिमिलरली एंगुलर वेलोसिटी थीटा बाय टाइम। थीटा का तो कुछ भी नहीं होगा लेकिन नीचे टाइम तो बचा है आपका, तो वो ऊपर चल जाएगा, तो t-1 इनवर्स टाइम इनवर्स में आ जाए, ठीक है। और ये सेम ही फ्रीक्वेंसी का भी होता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1 बाय टाइम पीरियड। फिर एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए ओमेगा, मतलब से आप लिखते हो नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या लिखते हो वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, वैसे यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन लिखते हो आप ओमेगा बाय टाइम। तो ओमेगा के लिए जो यूनिट होती है अभी आपने देखा टी इनवर्स होता है, एक और टी ऊपर से जाएगा तो फिर ये टी, तो आपको निकालने भी आना चाहिए। और जो मैंने आपको बोला कि याद कर लो वेलोसिटी एक्सेलरेशन वर्क एनर्जी, ये सब याद रखो, जो मैं याद रखने बोल रहा हूँ उसको याद भी रखो, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का याद रखो। उसके यहाँ पे बताई गई है कौन कौन से ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है जिनका जो है डायमेंशन सेम होता है। सिंपल चीज है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का सेम होगा, रेडियस सेम होगा, वो भी लेंथ है। लाइट ईयर भी डिस्टेंस ही नापता है तो वो भी लेंथ है, वेवलेंथ भी डिस्टेंस है, रेडियस ऑफ गायरेशन भी, ये क्या रखना अगर किसी को कंफ्यूजन है तो रेडियस ऑफ गायरेशन भी लेंथ ही नाप रहा है। फोकल लेंथ भी एक लेंथ है, पार्सेक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ये भी लेंथ है, इनका सबका डायमेंशन सेम होता है, पता रखो। सिंपल चीज है, याद रखने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाओ। स्पीड वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ लाइट बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ साउंड बोलते हैं, तो सब वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं, वो भी वेलोसिटी है। एवरेज वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, सब वेलोसिटी, सबका डायमेंशन सेम है। एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, यहाँ पे कंफ्यूजन है, मैं दूर करना चाहूँ। बहुतों को ये कंफ्यूजन रह जाता है पूरी फिजिक्स पढ़ने के बाद भी कि देखो मैं आपको जी बोलूँ, जी से आपको क्या याद आता है, आपको याद आता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चाहे मैं आपको बोलूँ इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, दोनों जो है वो एक्सेलरेशन ही है। फर्क बस इतना है कि जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है उसको हम लोग जी बोलते हैं, बाकी है वो भी इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड, मतलब ये जो स्मॉल जी है वो भी ग्रेविटेशन फील्ड ही है, बस वो अर्थ के लिए हम लोग ने स्पेसिफिकली दे दिया है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका अगर आप जी का वो खोल के देखोगे तो क्या आएगा, जी एम बाई आर स्क्वायर आएगा, और ये जो है ग्रेविटेशन फील्ड होती है, ठीक है। तो ये चीज़ है, और दोनों जो है एक्सेलरेशन का ही यूनिट लेता है, तो इसलिए सेम है दोनों, ये ध्यान रखो। सेंटीमीटर एक्सेलरेशन वो भी एक्सेलरेशन ही है। फिर इंपल्स और चेंज इन मोमेंटम का सेम होता है, इसके लिए कुछ ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं आपको पता है फोर्स इंटू टाइम जो है वो क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम होता है, और यही इसी को हम लोग इंपल्स भी बोलते हैं, फोर्स इंटू, इसलिए दोनों का सेम। फोर्स हो जाए, वेट हो जाए, टेंशन हो जाए, थ्रस्ट हो जाए, ग्रेविटेशन फोर्स हो, स्प्रिंग फोर्स हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, मैग्नेटिक फोर्स हो, नॉर्मल फोर्स हो, क्योंकि सब फोर्स है इसलिए उनका सबका, ठीक है। अब कभी भी ग्रेडियंट कहीं आपको बोलता है तो आपको समझ जाना है कि ग्रेडियंट मतलब कि उसको लेंथ से डिवाइड करना, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट मतलब टेम्परेचर बाय डिस्टेंस, वेलोसिटी ग्रेडियंट मास ग्रेडियंट, ठीक है। फिर आते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, बहुत जगह आपको दिखेगा प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन बता दो, तो प्लैंक्स कांस्टेंट का फॉर्मूला आपको पता है। ये चीज़ अगर आप अभी नहीं भी याद करते हो तो आप जैसे जैसे आगे जाओगे आपको ये सारे फॉर्मूलाज मिलेंगे, तो ऐसा नहीं कि आपको अभी याद करना ही है। तो प्लैंक्स कांस्टेंट का मैं बताता हूँ आपको। देखो प्लैंक्स कांस्टेंट के लिए हम लोग लिखते हैं कि एनर्जी इज इक्वल टू एच, यहाँ पे जो एच है वही प्लैंक्स कांस्टेंट है। कैसे निकालोगे, आप निकालोगे एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, तो एनर्जी का आपको पता है ml/t-2, फ्रीक्वेंसी आपको पता है t-1, कर लोगे सॉल्व, आपका प्लैंक्स कांस्टेंट आ जाएगा, यहाँ पे करके दिखाया हुआ है। उसके बाद स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए भी जब आप फोर्स वर्क पर एनर्जी चैप्टर में जाओगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा फोर्स स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो वहाँ भी आपको के सॉल्व के निकाल लेना है। सरफेस टेंशन आप याद रख सकते हो, बाकी आपको आगे भी मिलेगा। सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स बाय लेंथ होता है। अब ये चीज़ आती है परमिटिविटी और परमिएबिलिटी, कैसे निकालना है बस आपको ये ध्यान रखना है, आपको याद नहीं रखना है इसको, इस फॉर्मूला से आपको निकालना होता है। F = KQ1Q2/R², के को खोलोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आता है, उसी एप्सिलॉन नॉट को हम लोग परमिटिविटी बोलते हैं, उसको आपको यहीं से सॉल्व करना है। क्यू को आप करंट टू टाइम लिख के सॉल्व करोगे, क्योंकि करंट चार्ज आपका फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, करंट है, तो इसलिए उसको उस फॉर्म में आपको चेंज करना होगा और फिर ऐसे सॉल्व करना है। दूसरा तरीका एक और मैं आपको आगे बताऊंगा, आपको एक ये फॉर्मूला याद रखना है कि μ0 × ε0 = 1/c, और मान लो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ε0 इतना है, मुझे μ0 बता दो, उस केस में आप अगर जाओ निकालने तो उससे अच्छा है कि आप सीधे इस फॉर्मूला में पुट करो। ε0 आपको दिया होगा, μ0 आपसे पूछा होगा, c यहाँ पे लाइट का स्पीड है तो LT-1 का सर हो जाएगा, सॉल्व करके निकाल लो। तो ये तो आप याद रखना ही, आपको देखने को मिलता है, ये आपको मिलेगा मैग्नेटिक वेव चैप्टर में, आपको देखने को मिलेगा ये चीज। फिर एंगुलर मोमेंटम सबको पता है MVR होता है, तो फॉर्मूला आपको याद है तो आप निकाल लोगे। रेजिस्टेंस के लिए आप एक ये याद रखो कि यहाँ से आप आसानी से रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। दूसरा एक और तरीका है कि रेजिस्टेंस = V/I होता है। अब वोल्टेज आपको लिखना होगा वर्क बाय चार्ज, फिर वहाँ से आप सॉल्व करके तब आपका निकल सकता है। दूसरा एक ये भी तरीका है, ठीक है। चार्ज को फिर आपको IT लिखना होगा, वर्क को आपको ml/t-2 लिखना होगा, वहाँ से भी आप निकाल सकते हो। बाकी एक हीट वाले फॉर्मूला से भी आप जो आपको आसान लगे, जो उस समय स्ट्राइक करे आपके, देखो बस आपको निकालने आना चाहिए डायमेंशन का। फिर कैपेसिटेंस के लिए भी Q = CV यूज करके निकाल सकते हो। ये यूज कभी मत करना A/ε0/d, क्योंकि ε0 जो है आपको दिक्कत हो जाएगा निकालने में, या तो रखते नहीं, या तो फिर आप ये कैपेसिटेंस में एनर्जी स्टोर्ड वाले फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो। इंडक्टेंस के लिए सबसे बेस्ट फॉर्मूला है U = 12Li², जहाँ पे U जो एनर्जी है, ml/t-2 रखोगे, I के लिए करंट है, तो आप इजीली इसको इधर उधर करोगे। गैस कांस्टेंट PV = nRT, यहाँ से निकालना बेस्ट हो। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी आपको मिलेगा आगे 3/2 kT, ठीक है। यहाँ से भी आपको देख लो कैसे निकालना है, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, ठीक है। परमिएबिलिटी का देख लो कहाँ से निकालना होता है, सबसे बेस्ट क्या है निकालने का, तो ये होता है फोर्स बाय लेंथ = μ0 I1I2/2 लेंथ, तो ये चीज़ें यहाँ से आप सॉल्व कर निकाल दोगे μ0। एक बार आपको μ0 मिल जाए तो फिर आप ऊपर वाले फॉर्मूला लगाओ, ε0 निकाल दो। स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट
Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, यहाँ से आपको S निकाल लेना है। अब यहाँ पे ध्यान क्या देना है, आपसे क्या पूछा है, अगर आपसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटेंस पूछा है तब तो यहाँ पे आपका मास लगेगा। अगर आपसे बोला है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो आपको यहाँ पे N मतलब यहाँ पे आपका मोल्स लगेगा। तो यहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे अभी kg मतलब मास आया है, वहाँ पे आपका मोल आ जाएगा जब सॉल्व करोगे। तो बस इतना फर्क आएगा, ध्यान देना कि पूछा क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोली है या फिर मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोला है। फिर हो गया लेटेंट हीट, तो लेटेंट हीट के लिए आप कर सकते हो सीधे Q इज इक्वल टू ml, यहाँ से आप लेटेंट हीट निकाल सकते हो, ये भी आपको फॉर्मुला पता होना चाहिए। मास डेंसिटी बोलते हैं, अगर मास डेंसिटी बोला है तो वहाँ पे वॉल्यूम है। एरियल मास डेंसिटी बोलते तो यहाँ पे नीचे एरिया से डिवाइड करोगे, ये ध्यान देना। प्रेशर तो फोर्स बाय एरिया होता है, वो स्ट्रेस के इक्वल होता है, ये ध्यान रखना। स्ट्रेस आप पढ़ते हो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में, ठीक है। स्ट्रेन आपका डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है, ये भी आप वहीं पढ़ते हो, ठीक है। यंग्स मॉड्यूलस ये भी आप वहाँ देखोगे, सिंपल चीज़ है। तो जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ याद रख लेने, उसको याद रखो, बाकी तो आपको फॉर्मुला आगे मिलेगा ही। अगर आपको निकालने आता है डायमेंशन तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आपको सीखना 2 चीज़ है कि कौन कौन से डायमेंशन याद रख लेने हैं आपको। जो याद नहीं रखने उसके वो फॉर्मुला आपको याद रखना है जिससे निकलता है। जैसे आपको अगर मैं बोल दूँ मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, तो आप बहुत सारे फॉर्मुलाज हैं मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। आप रिंग के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है सेंटर पे, उस फॉर्मुला से निकालने चले जा सकते हो, तो वहाँ पे आपका म्यू नॉट वाला फैक्टर आएगा तो वो दिक्कत हो सकता है। इसलिए आपको मैग्नेटिक फील्ड जो निकालना होता है वो निकालना होता है F इज इक्वल टू क्यू वी बी वाले फॉर्मुला से। ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि निकालना किस फॉर्मुले से। अगर आपको निकालना किस फॉर्मुले से याद है तो आप कभी भी निकाल सकते हो, अगर आप भूल भी गए तो आप निकाल लोगे। लेकिन कुछ के आप याद रखो, जैसे ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट है, ये आपको मिलता ही मिलता है, हर दूसरे तीसरे टेस्ट में आपको मिल जाता है, इसलिए आपको इसको याद रखना है, आपका टाइम बचाएगा। तो G इज इक्वल टू m-1 L3T-2 याद रखो, इसको बार बार बोलोगे याद हो जाएगा। थर्मल कंडक्टिविटी आप थर्मल प्रॉपर्टीज वाले चैप्टर में करके देखोगे तो आपको मिल जाएगा, बस आपको फॉर्मुला पता हो जाएगा, होना चाहिए कि किस फॉर्मुला से निकालना हो। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सीधे फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इनटू n आपका यहाँ पे फोर्स है, फ्रिक्शन भी फोर्स है। सॉल्व करोगे तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा, डायमेंशनलेस हो जाएगा। फिर यहाँ पे कुछ चीज़ें जैसे कि प्रेशर, एनर्जी डेंसिटी, बल्क मॉड्यूलस, शियर मॉड्यूलस, स्ट्रेस मॉड्यूलस और रिजिडिटी, ये सब जो है क्या है, सब में ऑल हैव डायमेंशंस। इन सब में क्या है, डायमेंशंस होते हैं। ये ऐसा मत बोलना कि इनमें डायमेंशनलेस है। एक तो मैंने ये फॉर्मुला बता दिया था आपको। फिर ये सब चीज़ हमने बहुत कुछ लिखवाया, मैं इसको एक जगह लिखवा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको आसानी हो जाए। क्या लिखना है आपको, देखो अगर आपको L/R दिया है या फिर RC दिया हुआ है या फिर रूट L दिया हुआ है, सबके सब का जो यूनिट है वो क्या है, आपका टाइम है, T, मतलब कि M0 L0 T, ये है इन तीनों का यूनिट। अगर आपको 1/√LC दिया है उस केस में ऑब्वियसली इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, T-1 हो जाएगा। तो ये फ्रीक्वेंसी वाला यूनिट हो गया। तो ये आपको सीधे सीधे रखना है कि L/R हो, RC हो या फिर √LC हो, सबका डायमेंशन जो है वो क्या होता है, टाइम पीरियड होता है। फिर हम लोग चलते हैं आगे, ये मैंने समझा दिया आपको। फिर आपको यहाँ पे वही मैं जो बोल रहा था, मैग्नेटिक फील्ड का आप निकालोगे तो इस फॉर्मुला से निकालोगे, यहाँ से निकालोगे, वही मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। डैम्पिंग फोर्स का देख लेना, सोलर कांस्टेंट जो है डायमेंशन वाले उसमें दिया हुआ है चार्ट में, तो इसीलिए आपको वो करना हो सकता है, क्या पता पूछ रहे हो, ठीक है, उनका दिमाग घूम जाए, तो कहीं यूज़ होता नहीं है पूरे फिजिक्स में आपका, लेकिन मैं सिंपल याद करवाता हूँ आसान तरीके से। सोलर कांस्टेंट आपको याद रखना है इंटेंसिटी के इक्वल होता है। इंटेंसिटी होता है आपका पावर बाई, पावर होता है वर्क बाय टाइम। सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो एनर्जी बाय टाइम बाय एरिया सॉल्व करोगे, आपका सॉल्व किया जाएगा सोलर कांस्टेंट के लिए, ठीक है। अब कुछ यहाँ पे डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी दी हुई है, वो आपको देख लेना। देखो एंगल, सॉलिड एंगल तो मैंने पहले बताया था। स्ट्रेन अभी देखा मैंने, डायमेंशनलेस होता है। पोर्शंस रेशियो जो है, रेशियो हमेशा डायमेंशनलेस ही होता है, तो ये भी डायमेंशनलेस है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमेंशनलेस है क्योंकि ये लाइट की स्पीड बाय लाइट इन मीडियम होता है, तो ये भी दोनों क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट ही है तो इसलिए ये डायमेंशनलेस है। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मुला डायमेंशनलेस होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन डायमेंशनलेस होते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी या फिर रिलेटिव परमेबिलिटी, ये दोनों डायमेंशनलेस होते हैं क्योंकि ऑब्वियसली मीडियम वाले को हम लोग एयर वाले से डिवाइड करते हैं, तो है तो सेम ही चीज। रेनॉल्ड्स नंबर नाम में ही है, नंबर है तो डायमेंशनलेस होगा। करंट गेन, वोल्टेज गेन, पावर गेन, ये सब भी आपके डायमेंशनलेस होते हैं। अब बचा एक कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है ना वो आप इस फॉर्मुला से निकाल लेना। इसको स्टोक्स लॉ बोलते हैं। स्टोक्स लॉ में ये वाला फॉर्मुला आता है आपको। तो यहाँ पे V2 जो है टर्मिनल वेलोसिटी है, तो LT-1 हो जाएगा। R आपका रेडियस है, ये ईटा जो दिख रहा है वो आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, F फोर्स है, 6 तो आपको कांस्टेंट तो कोई मतलब नहीं है। तो इसको जो आप यहाँ पे सॉल्व करने के लिए रखोगे तो यहाँ से आपको ईटा मिल जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आपको यहाँ से सॉल्व करना है। फिर मैं बताता हूँ, जैसे मूवमेंट ऑफ फोर्स बोला हो या फिर टॉर्क बोला हो, एक ही चीज़ है। मूवमेंट ऑफ कपल बोला हो, एक ही चीज़ है। तो आपका सबका सेम आता है, एनर्जी के इक्वल होगा सब कुछ। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी बोला हो, सब एनर्जी है। हीट एनर्जी बोला हो, मैकेनिकल एनर्जी बोला हो, पोटेंशियल एनर्जी बोला हो, सब एनर्जी है, इसलिए आपका सबका डायमेंशन ML2T-2 होगा। फोर्स कांस्टेंट, सरफेस टेंशन, स्प्रिंग कांस्टेंट, ये भी जो है आपका, इनका भी डायमेंशन सेम रहता है। फिर एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन और प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन सेम है, ये बहुत जगह आपको PY को मिलेगा। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डीके कांस्टेंट और रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन का जो यूनिट है वो सेम होता है। फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, ग्रेडियंट, एंगुलर वेलोसिटी, ये सबके प्लस प्रेशर तो इक्वल होता है, अभी देखा था हमने, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी भी इनके इक्वल ही होती है, ये भी देख लिया। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताता हूँ यहाँ पे कि डायमेंशनल कांस्टेंट क्या मतलब होता है। ऐसी चीजें जो कि जिनके पास डायमेंशन होता है लेकिन वो उनकी वैल्यूज फिक्स है। जैसे कि आपका गैस कांस्टेंट है, वैल्यू फिक्स है, बस डायमेंशन उसका, लेकिन उसका डायमेंशन है। वैसे ही सेम प्लैंक्स कांस्टेंट, वैल्यू फिक्स है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये भी आपका डायमेंशनल कांस्टेंट है। दूसरा हो गया डायमेंशन लेस कांस्टेंट, मतलब वो कांस्टेंट तो है लेकिन डायमेंशन लेस है। जैसे कोई नंबर हो गया 1, 2, इनके पास कोई डायमेंशन नहीं लेकिन ये कांस्टेंट है इनकी वैल्यूज। पाई भी वही चीज़ हो गई, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। तो ये दो बस याद रखो, बाकी ये सब तो सिंपल है। फिर लास्ट में आता है आपका ये ट्रिक, इस टेबल को याद कर लेना, यहाँ से आपके स्टेटमेंट बन सकते हैं, अच्छे स्टेटमेंट बन जाएंगे, आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है, याद रखना। तो इतना काफ़ी है।
देखो पसीने कितने आते हैं, पेन बंद करके लेक्चर रिकॉर्ड करना पड़ता है, और फिर भी तुम लोग देखोगे नहीं इसको, मैंने तो वीडियो बना दी है। अब तो आपका ये खत्म हो गया, हमने डायमेंशन स्टार्ट कर दिया, एक और वीडियो में आपका डायमेंशन खत्म हो जाएगा, फिर बेसिक्स हमारे खत्म हो जाएंगे। अभी हमें टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि हमारे बेसिक्स कंप्लीट नहीं हुए थे। मैंने सब कुछ अब टच कर दिया है जिसके थ्रू आप आगे की चीज़ें समझ सकते हो। इतना मैंने डिटेल में बताया कि मैंने हर एक क्वेश्चन आपको करके बताया है कि कैसे इस फॉर्मूला को अप्लाई करना है। इतना कोई नहीं बताता है, आपको दिख रहा होगा, जिसने भी अगर जो ढंग से पढ़ रहा है ना उसको दिखेगा कि अब जिसे पता ही नहीं है कुछ तो उसे तो लग सकता है कि क्या 1 घंटे में क्या ही पढ़ा देंगे भैया, लेकिन मुझे पता है कि मैंने यहाँ क्या डिलीवर किया, तो इसलिए अब इसको फॉलो करो। अगर आपको पता है कि इसका वर्थ क्या है, अगर आपको सही में इससे फायदा होता है तो मुझे कमेंट करके बताओ कि हाँ भैया सही में इंप्रूव हो रहे हैं हम लोग, और अपने दोस्तों को शेयर करो कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये पहुँचे। ठीक है, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ ताकि लोग ज़्यादा देख पाए इसको। मैंने इसको फ्री रखा है, मैंने तो कोई पेड किया नहीं इस चीज़ को। तो ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अगले संडे को। तब तक के लिए बाय बाय। इसको रिवाइज करो और प्लानर को फॉलो करते रहो, जो भी प्लानर मैंने दिया है, ताकि आप लोग एक ट्रैक पे रहो, और जो भी वहाँ पे होते जा रहा है उसका रिवीजन मैं यहाँ पे करवाते जा रहा हूँ, तो उसकी कोई दिक्कत होगी नहीं आपको। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।